जब भगवान ने दुनिया को आग में जला दिया था, उस समय एक महान हीरो उठा और उसने डीमन लॉर्ड को सील कर दिया, जब इंसानियत अपने सबसे बुरी हालातों से गुजर रही थी। सदियों बाद बर्फीले पहाड़ों में एक गंदा सा दिखने वाला बच्चा जिसका नाम ईफन था, अपने फादर के लिए रोते हुए चीख रहा था, जबकि सारे बच्चे कुछ लोग डीमंस के हाथों मारे गए थे। यही लोग इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी जो डीमन लॉर्ड के पुनर्जन्म को रोक सकते थे। लेकिन जब सब मारे गए, वेंग ने एक डिवाइन की अपने बच्चे के अंदर छुपा दी, ये सोचकर कि एक दिन जब वो बड़ा होगा तो दुनिया को बचा सकेगा। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो एक निकम्मा लूजर बन गया जो सिर्फ पूरे दिन अपने बेकार के कॉमिक्स बनाता था और रेंट भरने के लिए खाना डिलीवर करता था। लेकिन फिर एक दिन एक रहस्यमय रोशनी एक जोरदार धमाके के साथ स्पेस टाइम में एक रिफ्ट खोल देती है। उस रोशनी की एक बीम सीधा ईफन के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है और उसके पूरे शरीर को टेलीपोर्ट करके एक अलग ही दुनिया डीमन वर्ल्ड में पहुंचा देती है, जहां उसे अब अपनी ओफाबाज शक्तियों का यूज करके डीमंस के साथ लड़ना होगा। उसका पूरा हुलिया बदल चुका था और उसने तुरंत सोचा कि वो किसी गेम के अंदर एक हीरो बन गया है। उसने सोचा कि शायद उसकी बेकार जिंदगी अब सच में मजेदार होने वाली है। तभी अचानक एक डीमन उसके सामने आ जाता है, लेकिन ईफन को लगा कि सब ठीक रहेगा क्योंकि उसने अपने आप को एक गेम का मेन कैरेक्टर समझ लिया था जिसमें उसके पास अनोखी शक्तियां होगी। लेकिन डीमन ने उसकी एक गलतफहमी बहुत अच्छे से दूर कर दी और उसे जोर से एक तरफ पटक दिया। अब ईफन सोचने लगा कि क्यों इसकी बेकार जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। जब डीमन उसे मारने वाला था, तब लू वेंग ने बिजली का एक सुरक्षा कवच बनाकर उसे रोक दिया। जब डीमन उस बैरियर से छूट गया तो लू वेंग ने आसमान से बिजली के ड्रैगन्स भेजकर उस पर अटैक किया, जिसके बाद एक भयंकर धमाका होता है। लेकिन डीमन बिना किसी नुकसान के खड़ा रहा। जैसे लू वेंग उसके साथ दोबारा लड़ने लगा, ईफन एक डरपोक की तरह अपनी जान बचाकर भाग गया। पर इसी दौरान ईफन को एक जादुई तलवार मिलती है। उस तलवार की शक्ति को महसूस करके डीमन ने लू वेंग को इग्नोर कर दिया और सीधा ईफन का पीछा करने लगा। ईफन एक पेड़ पर चढ़ गया और डीमन से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो रुक जाए, लेकिन जब डीमन नहीं रुका तो गलती से उसकी तलवार सीधा ऊपर से गिरकर डीमन के सिर के बीचों बीच लग गई, जिससे वो तुरंत मर गया। बाद में ईफन ने अपनी आंखें खोली तो वो वापस अपनी असली दुनिया में एक बस स्टॉप पर पड़ा था। वहाँ उसकी मुलाकात एक डिवाइन बीस्ट जीरोम से हुई जो सिर्फ उसे ही दिख रहा था। जब ईफन मजाक कर रहा था जीरोम के साथ, तब सफाई करने वाली आंटी ने उसकी वीडियो बना ली क्योंकि उसे जीरोम दिख ही नहीं रहा था। उसे लगा कि ईफन कोई पागल थरकी आदमी है जो हवा से बातें कर रहा है। अपने अपार्टमेंट लौटने के बाद ईफन ने जीरोम को पेट फूड और एक मिट्टी का गुलदस्ता दिया, लेकिन जीरोम ने उसे याद दिलाया कि वो एक डिवाइन बीस्ट है जो उन तीनों दुनियाओं के बीच के सील की रक्षा करता है। ईफन को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसके हिसाब से डिवाइन बीस्ट तो बड़े और भयंकर दिखने चाहिए थे। लेकिन जब जीरोम ने एक्सकैलिबर का जिक्र किया जो ईफन को मिली थी, तब जाके उसने मान लिया। जीरोम ने बताया कि तीनों दुनियाओं के बीच का जो सील है वो बहुत पहले बनाया गया था, लेकिन अब वो कमजोर पड़ रहा है, जिस वजह से ज्यादा डीमंस रिफ्ट के जरिए दुनियाओं के बीच आने लगे थे। ये रिफ्ट्स किसी दुनिया के अंदर की अनस्टेबल एनर्जी की वजह से बनती थी। जीरोम ने बताया कि ईफन भगवान के द्वारा चुना गया एक लड़का है क्योंकि वो डीमंस और डिवाइन बीस्ट दोनों को देख सकता है। इसका मतलब है कि सिर्फ वो ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके डीमन जाति को खत्म कर सकता है और दुनिया को बचा सकता है। लेकिन ईफन के पास सिर्फ एक चॉइस है, या तो वो अपनी बेकार जिंदगी जीता रह सकता है जिसमें उसे दिन रात अपने मालिक से गाली पड़ती है क्योंकि वो किराया नहीं दे पाता, या फिर वो अपनी इस नई किस्मत को एक्सेप्ट कर सकता है। जब वो पैसे कमाने के लिए बाहर जाने वाला था, तब उसके फोन पर चूजन वंस के लिए बनाया गया एक सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। इस सिस्टम में वो सभी रूल्स दे गए थे जो उसे चूजन वन बने रहने के लिए फॉलो करने थे, लेकिन अपनी प्रो लेवल बेवकूफी दिखाते हुए ईफन ने उन्हें बिना पढ़े ही इग्नोर कर दिया। इसी बीच लू वेंग जो एक चूजन वन था और सिस्टम का पार्ट वे, वो ईफन के शहर आता है क्योंकि सिटी ऑफ लीजेंड्स मिंगशन यूनिवर्सिटी के नीचे छुपी थी। सिस्टम में दूसरे चूजन वंस उस बंदे के बारे में बात कर रहे थे जो एक 3 स्टार डीमन को हरा चुका था और उसका नया नाम नाइट स्वॉर्ड रख दिया गया था। लेकिन लू वेंग इस बात से गुस्सा और नफरत से भर गया था क्योंकि वो डीमन असल में उसका शिकार था, लेकिन ईफन ने उसे छीन लिया था और तो और उसने तो रिवॉर्ड तक नहीं उठाया। दूसरी तरफ ईफन अपने साइकिल पर शहर घूम रहा था और जीरोम उसके सर पे बैठा दुनिया देख रहा था। जीरोम हैरान था कि पिछले 500 सालों में इंसान कितनी तरक्की कर चुके थे, लेकिन अचानक ईफन ने साइकिल रोक दी और सीधा जमीन पर गिर गया। जीरोम उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो भी उसके साथ गिर जाता है, पर ईफन एक जगह अटक गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपनी आंखों से एक स्पिरिचुअल बीस्ट देख लिया था। ईफन ने जीरोम से उस स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में पूछा, पर जीरोम ने बताया कि ये सबसे ज्यादा बेवकूफ प्राणी है जो स्पिरिचुअल क्रिएचर्स की दुनिया में पाए जाते हैं। तभी एक और बीस्ट आकर उसके साइकिल पर गिर गया। ईफन उसे हाथ लगाने वाला था, पर जीरोम ने उसे तुरंत रोका और कहा, अबे ओए पागल, उसे मत छू, ये जहरीला है। जैसे ईफन रुका, वो क्रिएचर वहाँ से चला गया। बाद में एक फूड डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद ईफन ने एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करने में मदद की। फिर जब एक लड़की पानी में फिसल गई तो उसने उसे गिरने से बचा लिया, लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाने लगी तो ईफन ने बिना सोचे समझे अपनी लॉलीपॉप उसके मुंह में डाल दी ताकि वो चुप हो जाए। इसी बीच चूजन वन सिस्टम में नाइट स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे, पर तभी ईफन की नजर दो कछुओं पर पड़ी जो रास्ता क्रॉस कर रहे थे। वो तुरंत
तुरंत बीच रोड में खड़ा हो गया और पूरी ट्रैफिक रोक दी, सिर्फ उन दो कछुओं को सुरक्षित पार कराने के लिए। लेकिन जब लोग चिल्लाने लगे और उस पर गाली बरसाने लगे, तभी इफेन को समझ आया कि ये दोनों कछुए असल में स्पिरिचुअल बीस्ट हैं जो आम लोग नहीं देख सकते। दूसरी तरफ सिस्टम में सभी चूजन वंस उसकी बेवकूफी पर डिस्कस कर रहे थे। सबको डर था कि अगर इफेन ऐसे ही पागलों की तरह काम करता गया तो पूरी दुनिया को चूजन वंस के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। एक न्यूज चैनल ने रिपोर्ट किया कि इफेन एक अजीब लड़का है जो शायद से किसी बीमारी के कारण ऐसे पागलों की तरह बिहेव करता है। अथॉरिटीज ने यह भी तय किया कि उसे एक पागलों की डॉक्टर के पास भेजने की तैयारी की जाए। इसी वजह से सिस्टम ने सभी चूजन वंस को इन्फॉर्म किया कि नाइट स्वॉर्ड ने आम लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है और चूजन वंस के कानून का उल्लंघन किया है, इसीलिए उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। जब सब चूजन वंस को पता चला कि इफेन असल में नाइट स्वॉर्ड है तो सब झटके में आ जाते हैं। फिर इफेन को चूजन वंस के कोर्ट ले जाया जाता है। वह जजेस ने उसे सिस्टम के नियम याद दिलाए और उस पर चिल्लाया कि उसने सिर्फ आधे दिन में इतने सारे नियम तोड़ दिए। लेकिन इफेन को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसको तो ये भी नहीं पता था कि सिस्टम में एक ऐप एग्जिस्ट करती है। जब उसने पहली बार सिस्टम को अपने फोन में चेक किया तो जजेस भी समझ गए कि ये चोमू सच में सिस्टम के बारे में नहीं जानता, इसीलिए उसे सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर अगली बार उसने ऐसा कुछ किया तो उसके जी में डंडा घुसेड़ दिया जाएगा। जजेस ने फिर उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक किया और झटके में आ गए जब उन्हें पता चला कि फॉर्मेशन प्रोटेक्टर डिवाइन बीस्ट उसका पेट है। लेकिन जब उन्होंने जीरोम को अपनी आंखों से देखा तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। जीरोम इफेन पर गुस्सा हो गया कि उसने उसकी असली पहचान सबको बता दी। जजेस एक दरवाजे के पीछे जाकर जोर जोर से हंसता रहा और इसी बेइज्जती से जीरोम इतना ज्यादा एम्बेरस महसूस करता है कि उसने इफेन की धुलाई कर दी। लेकिन जैसे ही जजेस वापस आए, जीरोम ने मारना बंद कर दिया। फिर उन्हें टेलीपोर्ट करके साउदर्न कॉन्टिनेंट भेज दिया गया जो एक दूसरी दुनिया थी। उधर जाके इफेन ने देखा कि और भी चूजन वंस वहाँ घूम रहे थे। जब कुछ चूजन वंस ने देखा कि इफेन वहाँ भी अपनी पागल हरकतें कर रहा है तो उन्होंने उसका नाम जोर से चिल्ला दिया। जैसे ही लोगों को पता चला कि ये वही बंदा है जिसने अपने पहले मिशन में एक 3 स्टार डीमन को हराया था तो सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। लेकिन तभी एक और चूजन वन आया और उसे एक घटिया इम्पोस्टर कह दिया। उस बंदे ने कहा कि इफेन सिर्फ अपनी किस्मत से जीता था और असलियत में वो एक लूजर है। फिर उसने इफेन को चैलेंज दिया कि अगर उसमें दम है तो जाके प्रोफेटिक जेड स्टोन को टच करे, जो चूजन वंस की असली पावर्स को 5 अलग लेवल्स में जज करते हैं। जीरोम नहीं चाहता था कि इफेन वहाँ जाए, लेकिन जब दूसरे चूजन वंस उसका मजाक बनाने लगे तो उसने गुस्से में आकर जेड स्टोन की तरफ जंप मार दिया। लेकिन जैसे ही उसने टच करना चाहा, वो एक बैरियर से टकरा गया और नीचे गिर गया। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर्स इतनी कम थी कि वो पत्थर के पास भी नहीं जा सकता था। गुस्से में आके इफेन ने अपनी एक्सकैलिबर तलवार रैंडम तरीके से घुमानी शुरू कर दी और उसके झटके से जेड स्टोन क्रैक हो जाता है और उसके बैरियर के अंदर एंट्री हो जाती है। ये देखकर सभी लोग हक्का बक्का रह गए क्योंकि किसी ने आज तक बैरियर तोड़कर अंदर जाने वाले बंदे को नहीं देखा था। तभी जेन वहाँ आता है और इफेन ने डर के मारे अपनी एक्सकैलिबर फेंक दी क्योंकि उसे लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। लेकिन जेन ने उसे बधाई दी क्योंकि उसने इतने सालों में पहली बार किसी को जेड स्टोन के बैरियर के अंदर जाते देखा था। उसने इफेन से कहा कि वो एक महान योद्धा बनने के लायक है। उसे एक मिशन मिला कि उसे मिंगशन यूनिवर्सिटी में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के इन्वेस्टिगेशन करनी है। वहाँ से एक लीजेंडरी तलवार का हिस्सा गायब हो गया था और कुछ चीजें अपने आप हिल रहे थे। जब वो वहाँ पहुँचता है तो जीरोम ने उसे डांटा कि वो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है क्योंकि इस वक्त वो डीमन से लड़ने की जगह फालतू घूम रहा था। तभी इफेन ने अपने फोन पर उस लीजेंडरी तलवार की फोटो दिखाई जो 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी और उसने कसम खाई कि वो इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी का राज खोल कर रहेगा। जब उसने रात वाले उस धमाके के बारे में बताया तो जीरोम घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि अब कोई बड़ा राज खुलने वाला है। लेकिन जब उसने देखा कि इफेन किसी और फालतू चीज के बारे में सोच रहा है तो उसने उम्मीद ही छोड़ दी कि इस लड़के से तो नहीं हो पाएगा। इसी बीच एक अजीब से आदमी ने उस छुड़ाई हुई तलवार को दोबारा जोड़ दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, यूनिवर्सिटी के आसपास एक रिफ्ट खुल गया। इफेन अचानक अपने दूसरे वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो गया और एक छोटा सा केकरी जैसा डीमन उसके सामने आ जाता है। शुरू में वो छोटा और मासूम लग रहा था, लेकिन जैसे ही उस पर एक हरे रंग की रोशनी पड़ी वो बहुत बड़ा बन गया। अब वो डीमन पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसने इफेन पर जानलेवा हमला कर दिया ताकि उसे एक ही झटके में कुचल सके। लेकिन इफेन अपने एक्सकैलिबर तलवार से उसका अटैक रोकता है और सिर्फ एक ही हमले से उसने डीमन का हाथ काट दिया। अब इफेन को लगने लगा कि वो आसानी से जीत सकता है, इसलिए उसने डीमन पर एकदम से हमला बोल दिया। लेकिन जैसे ही डीमन रोते हुए भागने लगा, इफेन ने उस पर ऊपर से अटैक करने के लिए जंप लगाया। लेकिन इस बार डीमन तैयार था और उसने अपने बड़े पंजे से इफेन का अटैक रोक दिया। इस टक्कर में एक्सकैलिबर भी टूट जाते हैं और डीमन ने अपने कटे हुए हाथ का इस्तेमाल करके इफेन को भी जोर से पटक दिया। इफेन मुसीबत में फंस गया। वो मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा था पर तभी डीमन ने अपने पंजे में उसे जकड़ लिया। जैसे ही वो इफेन को आधा तोड़ने वाला था तभी एक जबरदस्त हॉट शॉट मॉमी वहाँ आते हैं और अपने भयंकर ताकत से एक ही पल में उस डीमन का काम तमाम कर देते हैं। दूसरी तरफ इफेन के अपार्टमेंट में जीरोम गुस्से से भड़क रहा था कि इफेन फिर से कैसे बच
बुझ गया। उसने एक बड़ा राज खोला कि जब ईफन पहली बार दूसरी दुनिया में गया था तो जीरोम चाहता था कि वो दीमन के हाथों मारा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके मरने से तीसरी दुनिया और इस दुनिया के बीच का सील रिपेयर हो जाती। लेकिन जब ईफन पहली बार बच गया तो जीरोम ने जानबूझकर एक्सकैलिबर में छेड़छाड़ की ताकि अगली बार वो मर जाए, पर फिर भी वो बच गया और अब तलवार बिल्कुल 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी। ये सब सोचकर जीरोम एक छोटे बच्चे की तरह चिल्लाने लगता है और जमीन पर पटक पटक कर रोने लगता है। तभी ईफन उसके पास आता है। जीरोम राहत महसूस करता है कि वो पागल उसकी बात नहीं सुन सका क्योंकि वो काफी बुरी तरह घायल हो गया था। ईफन बहुत ज्यादा उदास था और उसने जीरोम से कहा कि वो अब और डीमंस को नहीं मारेगा क्योंकि उसका मानना था कि दुनिया की रक्षा करने के और भी तरीके हो सकते हैं। पर यह तो एक बहाना था। असल में वो सिर्फ मरने से डर रहा था और जोर जोर से रोने लगता है और जीरोम को अपने बाहों में जकड़ लेता है। तभी जीरोम ने उसके रोते हुए चेहरे से कहा कि ये सब भगवान के द्वारा लिया गया एक छोटा सा परीक्षा था। ईफन ने उससे कहा कि अगर भगवान सच में है तो जाकर उस टूटी तलवार को ठीक करे। ये सुनकर जीरोम गुस्से से भर गया क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया जो सब कुछ जोर से हिलाने लगा और वही रहस्यमय हरी रोशनी जिसने उस केकरे डीमन को बड़ा कर दिया था उस तलवार को भी ठीक कर दिया। इसी वक्त लू वेंग भी मिंगशन यूनिवर्सिटी जाता है और उसके बदलर मैंग ने उसे बताया कि जो हरी रोशनी उस चोरी की गई महान तलवार से निकली थी उसने एक रिफ्ट खोल दिया था और संभावना थी कि यही रोशनी कल वाले धमाके का कारण बनी हो। ये जानकारी मिलने के बाद लू वेंग ने सोचा कि मिंगशन यूनिवर्सिटी के नीचे एक प्राचीन शहर होने की जो अफवाह थी वो झूठी नहीं थी और शायद वहाँ कुछ अंधेरा और गुप्त रहस्य छुपा हो सकता है। दूसरी तरफ ईफन के अपार्टमेंट में जीरोम सोचने लगा कि कोई बहुत ही शक्तिशाली आदमी ही एक्सकैलिबर को ठीक कर सकता था क्योंकि ये एक आम तलवार नहीं थी। लेकिन ईफन को लगा कि ये सिर्फ उसकी शानदार किस्मत थी जो तलवार ठीक हो गई और सोचने लगा कि शायद ये सब भगवान का एक परीक्षा था जिसमें उसकी पावर्स को टेस्ट किया जा रहा था। जीरोम ने सोचा कि ईफन हमेशा की तरह एक नंबर का बेवकूफ है, लेकिन कम से कम वो दोबारा रिफ्ट के अंदर जाकर डीमन से लड़ने के लिए तैयार था। अगली सुबह लू वेंग ने फैसला किया कि वो ईफन के शहर में शिफ्ट करेगा और उसके आदेश पर प्राचीन शहर के अवशेषों की खुदाई रोक दी गई। अब सभी लोग सिर्फ उस धमाके के कारण का पता लगाने पर ध्यान दे रहे थे जो 2 दिन पहले हुआ था। अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पता चला कि ईफन ने एक और मिशन पूरा कर लिया था एक चूजन वन के साथ जिसे द स्केलेटन जीनी के नाम से जाना चाहता था। बाकी चूजन वंस ये सोच रहे थे कि क्या ईफन किसी अमीर राज घराने से आता है क्योंकि वो हमेशा सबसे शक्तिशाली चूजन वन के साथ काम करता दिखता है। इसी बीच ईफन के अपार्टमेंट में जीरोम ने मिट्टी के गुलदस्ते में टट्टी कर दिया और जैसे ही ईफन वहाँ आया जीरोम जल्दी से उसे ढकने लगा ताकि उसने जो किया वो छुप सके। वही लू वेंग जो उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास अभी अभी पहुंचा था उसका शानदार चेहरा जीरोम के टट्टी से खराब हो गया। फिर मैंग ने उसे साफ किया उसके नए घर में। भले उसका अपार्टमेंट काफी शानदार और आलीशान था लेकिन लू वेंग फिर भी शिकायत कर रहा था कि ये घर इतना छोटा क्यों है। मैंग ने उससे माफी मांगी कि वो कुछ और बेहतर नहीं ढूंढ सका और पूछा कि सब लोग ईफन पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे थे। लू वेंग की सेंसेस उसे बता रही थी कि ईफन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन जो पागलों भरी चीजें वो कभी कभी करता है उसने अपनी ही सोच पर शक करने पर मजबूर कर दिया। जैसे वो मैंग से ईफन के बारे में बात कर रहा था तभी ईफन ने दरवाजा नॉक किया। जीरोम सोचने लगा कि इतना अमीर आदमी उनके पास क्यों आ रहा था। जब उसके घर का दरवाजा खुला तो ईफन सबसे पहले एक डिसइंफेक्शन रूम से गुजरा और उसके बाद टट्टी से भरा हुआ वो गुलदस्ता लू वेंग को एक तोहफे के रूप में दे दिया। उस गुलदस्ते से निकली खूबसूरत बदबू को महसूस करके लू वेंग ने मैंग को उसे हटाने का सिग्नल दिया जिसने बस उसे दूसरे पौधों के साथ रख दिया था। इसलिए लू वेंग ने उसे तुरंत हटाने के लिए कहा। घर में इधर उधर मजाक करते हुए ईफन गलती से एक गुप्त जादुई हिस्से को खोल बैठा और 3 पिलर सामने आ गए जिनके ऊपर एलिमेंटल स्टोन्स रखे थे। ईफन इन पत्थरों को देखकर क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि ये क्या है। तो लू वेंग बताता है कि ये शक्तिशाली हथियारों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लू वेंग ने ये सारे पत्थर उन चीजों के बदले में पाए थे जो उसने उन डीमन से हासिल किए थे जिसे उसने मारा था। जब ईफन और ज्यादा शरारत करने लगा तो उसने बताया कि उसके पास एक डीमन का कोर स्टोन भी है। ये वही डीमन था जिसे ईफन ने गलती से मार दिया था लेकिन उसका कोर उठाना भूल गया था, इसीलिए लू वेंग ने उसे वापस कर दिया। मैंग ने उसे बताया कि ये पत्थर बहुत ही कीमती है। अब क्योंकि लू वेंग ने उस डीमन को हराने में मदद की थी तो ईफन चाहता है कि लू वेंग भी इस पत्थर का एक हिस्सा रख ले। लेकिन जब उसने मना कर दिया तो ईफन जबरदस्ती उसे साउदर्न कॉन्टिनेंट ले गया। वहाँ सब लोग हैरान रह गए कि लू वेंग जो इतने शाही परिवार से आता है ईफन जैसे टुच आदमी के साथ घूम रहा था क्योंकि लू वेंग कभी भी अपने से कमजोर लोगों के साथ बात तक नहीं करता। एक दुकान पर पहुंचकर ईफन ने डीमन का कोर स्टोन दुकान के मालिक को दे दिया। इत्तेफाक से वो दुकान का मालिक उस कोर्ट का जज भी था जिसमें ईफन को कभी बुलाया गया था। जब लू वेंग अपनी ड्रेस का वो हिस्सा साफ कर रहा था जिसे ईफन ने छुआ था तभी जज ने उसे उस कोर स्टोन के बदले 350 सेल्स देने का ऑफर दिया। लेकिन ईफन इस रकम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। दुकानदार परेशान हो जाता है ये सोचकर कि वो ईफन को ठग नहीं सकेगा। लेकिन असल में ईफन दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था क्योंकि इसने खुद ही कम पैसे मांग लिए थे उस पत्थर के बदले। दुकानदार खुशी खुशी इस बात पर सहमत हो गया। लेकिन तभी लू वेंग बीच में आया और उसे याद दिलाया कि उसने सिर्फ 3 दिन पहले ही
एक 2 स्टार डीमन का कोर स्टोन 600 सेल्स में खरीदा था। इफेन ये सुनकर चौंक गया कि दुकानदार उसे धोखा दे रहा था, लेकिन दुकानदार का मानना था कि ये उसकी खुद की गलती थी क्योंकि उसी ने ही कम दाम मांगे थे। तभी लुएंग ने कहा कि भले ही कोई कस्टमर दिमाग से बिल्कुल जीरो हो, लेकिन एक दुकानदार होने के नाते उसे अपने बिजनेस में नियमों का पालन करना चाहिए। उसकी इस बात से इम्प्रेस होकर दुकानदार ने डीमन के कोर स्टोन के लिए 1000 शेल्स देने का फैसला किया। इसके बाद इफेन ने लुएंग को एक शानदार खाना खिलाने का सोचा। उन्होंने रामेन ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही लुएंग ने देखा कि इफेन कितने खिलौनी तरीके से अपना खाना खा रहा था, तो उसने पीछे हटने का फैसला किया और अपना हिस्सा भी इफेन को दे दिया। इसी दौरान जब इफेन बता रहा था कि इस दुनिया में गरीबी कितनी बढ़ गई है और ये रामेन कितना ज्यादा नमकीला है, तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी हुतू के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था और उसका रामेन का बाउल जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही एक स्पिरिचुअल बीस्ट उसे खाने लगा, वो आदमी उसे लात मारने वाला था, लेकिन हुतू ने अपने शरीर से उसे बचा लिया। वो आदमी अब हुतू को थप्पड़ मारने वाला था कि तभी इफेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे याद दिलाया कि सभी लोग एक समान होते हैं और सबकी अपनी इज्जत होती है, भले वो इंसान हो या कोई स्पिरिचुअल बीस्ट। वो आदमी गुस्से से भड़क गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लुएंग पर पड़ी, उसने तुरंत वहाँ से भागना ठीक समझा। हुतू ने शर्माते हुए इफेन का शुक्रिया अदा किया, तो इफेन ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे शाबाशी दी। पर तभी हमें पता चलता है कि हुतू भी एक चूजन वन था और तभी आसपास स्पिरिचुअल बीस्ट का एक झुंड इकट्ठा होने लगा, जिसे देखकर लुएंग वहाँ से चला गया। बाद में असली दुनिया में उसने एक केयर होम खोला जिसमें वो गरीबों और जरूरतमंद लोगों को बिना पैसों के खाना ऑफर करता है। उसके बाद वो इफेन के साथ घूम रहा था कि अचानक उन्होंने हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस की। एक बड़ी सी जगह उनके पास ही एक रिफ्ट में बदल गई। लुएंग तुरंत उसके अंदर दौड़ पड़ा ताकि उस डीमन को हरा सके जो वहाँ दिखाई दे रहा था। जब इफेन भी अंदर गया तो लुएंग ने उसे बताया कि वो एक 4 स्टार डीमन है। लुएंग ने इफेन को चेतावनी दी कि ये डीमन बहुत फुर्तीला है और अचानक से हमला करने में माहिर है, इसीलिए उसे सतर्क रहना चाहिए। तेजी से घूमते हुए डीमन ने एक टॉर्नेडो बना दिया। लुएंग ने अपने डिवाइन स्पीयर का यूज करते हुए खुद को और दूसरों को सुरक्षित किया, लेकिन बेचारे जीरोम का छोटा शरीर मुसीबत में पड़ गया क्योंकि उसके लिए अपनी जगह बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। बिना अपने गरीब पेट का फिक्र किए इफेन ने उसे सीधा डीमन की तरफ फेंका और उसकी पीठ तोड़ दी। डीमन पीछे हट जाता है और इफेन उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लुएंग चाहता था कि वो पहले एक प्लान बनाए और अपने तलवार चलाने की स्किल्स का यूज करे। लेकिन जो हमारा महाबेवकूफ इफेन था, उसे तलवार चलाना तो दूर पकड़ने का स्किल्स भी नहीं आता। जैसे डीमन ने हमला किया, इफेन बिना किसी प्लान के सीधा उस पर टूट पड़ा और अपनी एक्सकैलिबर तलवार जमीन पर इतनी जोर से मारी कि एक भूकंप जैसा झटका आ गया। डीमन झटके से सुन्न हो गया और इफेन और लुएंग दोनों उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी डीमन जमीन के नीचे भाग गया और लुएंग सोचने लगा कि अब वो किस दिशा से हमला करेगा। जैसे ही दोनों इधर उधर देख रहे थे, डीमन ने अचानक लुएंग पर एक डार्कनेस की बीम से हमला कर दिया। लुएंग ने तुरंत बचकर पलटवार किया और एक वाटर कैनन का अटैक डीमन की तरफ छोड़ा, लेकिन तभी डीमन वहाँ से गायब हो गया और वो अटैक सीधा इफेन की तरफ चला गया। इफेन ने बिना सोचे समझे उसे वापस भेज दिया, लेकिन वो अटैक सीधा लुएंग की तरफ चला गया, जिससे उसके महंगे कपड़े पूरी तरह भीग गए। अचानक डीमन ने अपना पूरा ध्यान इफेन पर फोकस कर दिया और लुएंग उसे बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन इफेन बिना सोचे समझे जमीन पर अटैक करने लगा, जिसकी वजह से लुएंग उसके अटैक के झटके से जोर से पीछे जा गिरा। वो इफेन पर बहुत गुस्सा हो गया। जैसे ही डीमन दोबारा दिखाई दिया, इफेन ने लुएंग से कहा कि उसे बस मान लेना चाहिए कि वो बहुत कमजोर है और पीछे हट जाना चाहिए। ये सुनते ही लुएंग और भी ज्यादा गुस्से से भड़क जाता है। उसका मन करता है कि वो इफेन की अच्छी तरह खातिरदारी करे, क्योंकि एक घटिया निकम्मा इंसान जो लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, उसे चिढ़ाने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन इफेन ने दोबारा कहा कि उसे सच मान लेना चाहिए। जब डीमन ने उस पर हमला किया तो इफेन ने बिना किसी मेहनत के उसे आसानी से बचा लिया और सिर्फ 2 हमलों से उसे बेहोश कर दिया। लुएंग ने उसके फाइटिंग स्टाइल की तारीफ की और चाहा कि इफेन उसका साथी बन जाए ताकि एक्सपीरियंस के साथ वो और इम्प्रूव कर सके। लेकिन पागल इफेन को लगा कि लुएंग उसका राइट हैंडमैन बनने की कोशिश कर रहा है। जब इफेन ने दोबारा उसे कमजोर कहा तो लुएंग का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। उसने वाटर सर्पेंट गॉड की पावर्स को बुलाकर अपना आखिरी अटैक किया और एक ही बार में डीमन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसी के साथ उसने अपने भयंकर पावर्स का एक छोटा सा झलक उन सबको दिखा दिया। जैसे ही डीमन खत्म हो गया, इफेन लुएंग की शक्ति देखकर हैरान रह गया और उसने अपनी कही बातें वापस ले ली जो उसने लुएंग को कमजोर कहने के लिए कही थी। लेकिन फिर भी इफेन उसे अपना राइट हैंड मैन नहीं मानता रहा, चाहे उसे खुद एक तलवार तक पकड़ने न आती हो। उसने लुएंग से कहा कि वो उसका साथ दे और मिलकर डीमंस का खेल खत्म करे। उसी रात इफेन एक पुरानी किताब का यूज करके अपने तलवार चलाने की स्किल्स का प्रैक्टिस करने लगा जो लुएंग ने उसे दी थी। जेरोम उससे कह रहा था कि उसे ऐसी बेकार चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना इन सब के भी डीमंस को हरा सकता है। लेकिन इफेन नहीं चाहता था कि उसके नए दोस्त की दी गई किताब बेकार हो जाए, इसलिए वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा। तभी उसके एडिटर का फोन आया और उसने उसकी बेकार कहानी के बारे में बताया। उसने कहा कि अगली बार कुछ बेहतर लिखना, क्योंकि पिछली बार वाली कहानी बिल्कुल नहीं बिकी थी। लेकिन इफेन को लगा कि उसका काम इतना ज्यादा जीनियस लेवल पे था कि आम लोग उसके असली टैलेंट को समझ नहीं पाए। वो इतना अपने काम में डूबा हुआ था कि उसे लगा कि मामूली बेकार लोग उसके ट्रू आर्ट को देख ही नहीं
नहीं पाए। अगली सुबह दूसरे चूजन वंस को पता चला कि लू वेंग, जो कभी किसी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता था, उसने नाइट सोर्ड के साथ मिलकर एक 4 स्टार डीमन को खत्म करा है। उसी समय लू वेंग के घर पर मैंग ने उसे पूछा कि वो ईफिन के साथ मिलकर काम करने को लेकर परेशान क्यों है, जबकि वो इतना शक्तिशाली है। लेकिन लू वेंग को लगा कि ईफिन एक लापरवाह और बिगड़ा हुआ लड़का है। जब उसने अपना फोन चेक किया तो देखा कि ईफिन ने एक कॉमिक लिखा था जिसमें उसे अपना नौकर दिखाया है। इससे वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने अपना फोन जोर से फेंक दिया। दूसरी तरफ ईफिन अपने अपार्टमेंट में अपने कॉमिक के ऊपर काम कर रहा था। पूरा दिन पैसा कमाने के लिए फूड डिलीवरी का काम करने के बाद वो बिना किसी चिंता के सो गया। लेकिन रात में उसके बॉस का फोन आया और उसने बताया कि उसकी कॉमिक अचानक से मार्केट में धमाका कर रही है। इसीलिए बॉस चाहता था कि वो इसे जारी रखे और एक नए कैरेक्टर को शामिल करे। ईफिन ने सोचा कि उस कॉमिक में उस हॉट शॉट मॉमी को डालना चाहिए जिसने उसे केकड़े वाले डीमन से बचाया था। अगले दिन अपने ऑफिस में वो हॉट शॉट मॉमी, जिसे किन्मो के नाम से जाना चाहता था और जो एक मशहूर एक्ट्रेस थे, उसने देखा कि किसी खटिया और हारी हुई जिंदगी जीने वाले आदमी ने उसे अपने कॉमिक में दिखाया है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। जब वो एक नए फिल्म पर काम कर रही थी तभी ईफिन वहाँ से अपनी साइकिल पर गुजर रहा था क्योंकि इसका टूटा फूटा जीवन इतना गरीब था कि वो एक बाइक भी नहीं ले सकता था। उसने देखा कि किन्मो पर एक गुंडे ने हमला कर दिया है। बिना किसी झिझक के उसने गुंडे के चेहरे पर एक जोर से किक मारा और सोचा कि उसने कोई महान काम कर दिया है। लेकिन तुरंत ही उसे समझ आया कि ये तो सिर्फ एक एक्टिंग थी, जिसके बाद उस पर एक बहुत बड़ा फाइन लगा दिया गया। जब किन्मो ने फूड डिलीवरी वाले लड़के को याद दिलाने के लिए मैसेज भेजा तभी उसने देखा कि वो लड़का तो ईफिन ही था और उसका खाना भी जमीन पर पड़ा था। ईफिन खुशी खुशी मान गया कि अगर किन्मो चाहे तो वो उसे लो रेटिंग दे सकती है, लेकिन उसने बस खाने का डब्बा उठाया और बिना किसी वजह के उसके साथ खाना खाने का ऑफर दे दिया। तभी एक खटिया थड़की आदमी ने ईफिन को गाली देनी शुरू कर दी क्योंकि वो उसकी प्रिंसेस के करीब जा रहा था। उसी वक्त वहाँ एक रिफ्ट खुलने लगी। जीरोम इसे देखकर काफी खुश महसूस कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार कोई तो बलि चढ़ने वाला है। सब लोग रिफ्ट की वजह से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईफिन को लगा कि ये एक और मौका है दुनिया को बचाने का। जहाँ रिफ्ट बनी थी वहाँ की जमीन लावा में बदल गई। तभी ईफिन ने उस 5 स्टार वाले डीमन पर हमला किया, लेकिन उसने बड़े आसानी से एक्सकैलिबर को पकड़ लिया और ईफिन के चेहरे पर दहाड़ने लगा। पर क्योंकि वो डीमन कभी भी अपना मुंह नहीं धोता था तो ईफिन तुरंत ही उल्टी करने लगा। उसके बाद उस डीमन ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारकर दीवार पे चिपका दिया। जब ईफिन एक्सकैलिबर को लेकर उस पर दोबारा हमला करने के लिए दौड़ता है तो उसे एक स्टोन प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। जैसे ही वो डीमन उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, जीरोम जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार ईफिन की मौत होने वाली है और तीनों दुनियाओं के बीच का सील दोबारा बंद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो डीमन ईफिन को खत्म कर पाता, किन्मो ने उसे दूर फेंक दिया। उसने अपने मैजिक से डीमन पर हमला किया। डीमन भी उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किन्मो इतनी तेजी से हिल रही थी कि वो डीमन उसे एक भी बार नहीं छू सका। वो लगातार अपने अटैक तेज करती रही, जिसे मजबूर होकर डीमन पीछे हट जाता है। लेकिन जैसे ही डीमन दीवार के पास पहुंचा, उसने बड़े पत्थर के ड्रिल्स बुलाए ताकि किन्मो को कुचल सके। ईफिन तुरंत वहाँ आता है और उसने एक लॉन्ग रेंज स्लैश अटैक से डीमन को जोर से दीवार पे दे मारा। लेकिन जैसे ही उसने किन्मो के सामने अपनी ताकत का दिखावा करना शुरू किया, डीमन ने उस पर अचानक हमला कर दिया। किन्मो मजबूर हो गई उसे एक बार फिर से बचाने के लिए। तभी अचानक उस हरे रंग की रोशनी के प्रभाव में आकर ईफिन की एक्सकैलिबर खुद से चलने लगी। जब किन्मो ने अपना फाइनल अटैक तैयार किया ताकि डीमन को एक ही बार में खत्म कर सके, ईफिन ने उल्टा उसी पर हमला कर दिया। डीमन ने किन्मो पर तेज हमला करना शुरू कर दिया और उसे न सिर्फ डीमन के अटैक से बचना था बल्कि साथ ही ईफिन से भी बचना पड़ रहा था, जो बस बकबक किए जा रहा था। जब उसने चुप होने का नाम ही नहीं लिया तो किन्मो ने अपने माना से उसे दीवार में बांध दिया। डीमन ने इसी बीच एक पत्थरों की जेल बना दी ताकि किन्मो को कैद कर सके, लेकिन उसने अपने भयंकर मैजिक का इस्तेमाल करके उसे तोड़ दिया। फिर उसने डीमन को मैजिक के मिरर से घेर दिया और चारों तरफ से जोर से टकराया। डीमन डर से चीखने लगता है, लेकिन किसी तरह वो बचकर भाग निकला। जब ईफिन किन्मो से मिलने गया तब उसने उसकी असली पहचान जान ली। उसने किन्मो से टीम बनाने की रिक्वेस्ट की और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन किन्मो ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे ऐसे कुत्तों की तरह पीछा करने वाले लोगों से सख्त नफरत है। लेकिन ईफिन तो असली कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाने लगा और सीधा लू वेंग के पास चला गया ताकि उसे लड़कियों के करीब जाने के टिप्स मिल सके, क्योंकि उसे लगा कि लू वेंग इस मामले में बड़ा एक्सपर्ट होगा। अगले दिन जब किन्मो एक मैगजीन के लिए इंटरव्यू दे रही थी तब ईफिन एक फूलों का गुलदस्ता लेकर बिना बुलाए ही अंदर घुस गया, लेकिन उसे तुरंत एक गार्ड ने धक्का मारकर बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। लेकिन लू वेंग के दिए गए फ्लैटिंग टिप्स को याद करके ईफिन बार बार किन्मो से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। एक दिन जब वो उसके ऑफिस के बाहर एक असली घटिया स्टॉकर की तरह खड़ा था तब उसने देखा कि किन्मो अपनी बाइक पर कहीं जा रही थी। उसने उसे फॉलो किया और देखा कि वो एक अनाथ आश्रम गई है। वहाँ उसने किन्मो को अनाथ बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते देखा और उसे याद आया कि वो भी बचपन में अपने फादर के साथ ऐसे ही खेला करता था। जब किन्मो बच्चों के लिए गाने लगे तब सबके कान दुखने लगे और उन सभी ने अपने कान बंद कर लिए। तब ईफिन ने कुछ लोगों को बात करते सुना कि किन्मो काफी समय से इन अनाथ बच्चों की देखभाल कर रही है। जब एक फोस्टर पेरेंट्स ने एक बच्चे
बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, तब ईफन किन्मो के साथ बैठ गया और उससे कहा कि जब उसने अपने फादर को आखिरी बार देखा था तब वो भी उसी बच्चे की उम्र का था। अपने दुख से भरी बचपन की कहानी सुनाने के बाद ईफन वापस अपने नौटंकी पे आ गया। तभी अचानक एक बच्चा एक टूटी हुई स्लाइड से गिरकर घायल हो जाता है और वो दोनों तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद किन्मो ऑर्फेनेज की स्लाइड को ठीक कर रहे थे, तभी उसकी उंगली में चोट लग जाते हैं क्योंकि ईफन उसे शांति से काम करने नहीं दे रहा था। किन्मो अपनी बाइक पर बैठ गई और ईफन ने उसके चोट के लिए एक आइस पैक देने की ऑफर की, लेकिन उसने बिना देखे ही इग्नोर कर दिया और वहाँ से चली गई। अब दुनिया का सबसे बड़ा थड़की होने के नाते ईफन ने साइकिल से उसका पीछा किया, लेकिन जब किन्मो अचानक से रुक जाते हैं तो वो उसे टकरा जाता है क्योंकि उसके साइकिल का ब्रेक्स खराब होकर रखा है। इसी वजह से किन्मो की बाइक बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। ईफन ने नुकसान भरने की ऑफर दी, लेकिन किन्मो ने उसे बस चुप रहने को कहा और उसे हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उसे थोड़ी शांति मिल सके। उस रात किन्मो के जितने भी स्टॉकर लोग हैं वो सब एक साथ इकट्ठा हुए क्योंकि सबके दिलों में ईफन के लिए नफरत भरी हुई थी। उन्होंने सोचा कि अब इसे सबक सिखाने का टाइम आ गया है। हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए ईफन एकदम उदास था। तभी उसे गवर्नमेंट ऑफिस से एक नोटिस आया कि उसे पहले वाले रूल तोड़ने के केस में फाइन भरना पड़ेगा। उसने सोचा कि मेहनत करके वो इस फाइन को चुका देगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो तो ऑलरेडी कर्जों में डूब चुका था और शायद ही इस जन्म में वो ये कर्ज चुका सकेगा। अब क्योंकि ये सभी मुसीबतें कम थी तो उसका बॉस भी उस पर कॉमिक चुराने का आरोप लगाने लगा और तभी एक नया रिफ्ट खुल गया। उसी दौरान उसके मालिक का भी फोन आया और उसने कहा कि वो ईफन का अपार्टमेंट बेचने वाला है। ईफन अपने घर वापस जाने के लिए दौड़ता है, लेकिन रिफ्ट ने उसका रास्ता रोक दिया और उसे दोबारा उस भरवे डीमन से लड़ना पड़ा, लेकिन इस बार हुटू के साथ। डीमन ने अपने भारे हथौड़े से ईफन पर अटैक किया, लेकिन ईफन ने अपने तलवार से उसका अटैक रोक दिया और हुटू से कहा कि वो भाग जाए, लेकिन ईफन को अकेले लड़ता देखकर हुटू पीछे नहीं हट सका। जब डीमन ने ईफन को जोर से पटक दिया तो दोनों जमीन पर गिर गए और डीमन का कुल्हाड़ी वाला हथौड़ा उसके सिर पर लग गया। ईफन ने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जैसे सब ठीक है, लेकिन हुटू का मन घबरा जाता है। डीमन उनकी तरफ बढ़ने लगा और उसने ईफन को जोर से एक मेटल फेंस की तरफ फेंक दिया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई, लेकिन ईफन को डीमन की रफ्तार से लड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसे एक मौका मिला उसने डीमन का हाथ काट दिया। डीमन घुटनों पर गिर गया और ईफन ने उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी डीमन ने उसके एक्सकैलिबर को पकड़ लिया। ईफन चिल्लाया और हुटू से मदद मांगी, लेकिन वो इतना डर गया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी ईफन ने उसे हौसला दिया और हुटू ने हिम्मत जुटाकर डीमन को जोर से मुक्का मारा, लेकिन डीमन की टाइट स्किन की वजह से उसका हाथ ही दुखने लगा और डीमन गुस्से में आकर उल्टा उसे ही जोर से पटक दिया। उसके बाद वो डीमन अपने हाथ को ठीक करके गुस्से में ईफन की तरफ दौड़ता है, लेकिन ईफन ने उसके हमले को रोक दिया और तलवार से उसे छोटी छोटी टुकड़ों में काट दिया। लेकिन इसके बावजूद भी डीमन ने अपने पूरे शरीर को फिर से बना लिया और इस बार वो और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। ईफन और हुटू उसे देखकर भागने लगे, लेकिन हुटू रास्ते में फिसल गया और तभी डीमन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर ईफन पर फेंका, जिससे वो मुश्किल से बच पाया। जब डीमन ने उन पर पत्थरों से हमला किया तो दोनों फिर से भागने लगे, लेकिन जब ईफन ने देखा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने हिम्मत दिखाई और पत्थरों को तोड़ने का फैसला किया। लेकिन डीमन ने उसे जोर से मुक्का मारा और उसे दोबारा एक पत्थर के पिंजरे में कैद कर दिया। फिर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और हुटू पर हमला कर दिया। लुएंग उसे बचाने की कोशिश में था, लेकिन वो देर से पहुंचा। तभी किन्मो भी डीमन से लड़ने आ गए, लेकिन ईफन किसी तरह पत्थर के पिंजरे से छूट गया और दुनिया का रक्षक बनने की कसम खाकर उसने डीमन के हमलों से बचना शुरू कर दिया, जैसे वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसने अपने तलवार को हेवनली फायर से भर दिया और एक ही अटैक में अपने तलवार से डीमन को जलाकर तुरंत खत्म कर दिया। डीमन को हराने के बाद ईफन तुरंत अपने अपार्टमेंट गया ताकि ये देख सके कि उसका सामान वहाँ है या नहीं। जब उसने देखा कि उसका कुछ भी उठाया नहीं गया है तो उसका मकान मालिक उससे मिलने आया और बताया कि किसी ने उसका किराया चुका दिया है। ईफन ये सुनकर खुशी से उछलने लगा। तभी उसके एडिटर का फोन आया जो उसे माफी मांग रहा था कि उसने बिना वजह ही उस पर कॉमिक्स कॉपी करने का इल्जाम लगाया था। ईफन बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी सही रास्ते पर आ रही है। फिर उसने अपने फोन में चूजन वंस का ऐप खोला और देखा कि उसे 49th रैंक मिली है, पर दूसरे चूजन वंस इसे देखकर गुस्से में थे क्योंकि ईफन ने अभी बस डीमंस को मारना शुरू ही किया था और फिर भी उसे इतनी अच्छी रैंक मिल गई थी। उसने ऐप पर हुटू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी क्योंकि वो उसके साइड पर था। उसी समय लुएंग ने मैंग को ऑर्डर दिया कि ईफन का किराया भरते रहे और ये भी बताया कि जब वो अपार्टमेंट से दूर था तब कुछ लोग उसके घर में जबरदस्ती घुस गए थे। उसी रात जब ईफन सो रहा था, किन्मो के एक स्टॉकर ने उसके अपार्टमेंट में घुसने के लिए स्लीपिंग गैस का यूज किया और उसकी तलवार चुरा ली। जाने से पहले उसका मन किया कि वो ईफन के चेहरे पर एक जी बना दे, लेकिन जैसे ईफन ने नींद में बकना शुरू किया वो रुक गया और बिना कुछ किए ही वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ईफन को हुटू की तरफ से कुछ आइसक्रीम पफ्स मिले जो उसने उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया के तौर पर दिए थे और बाद में दोनों साउदर्न कंटिनेंट पर बैठे थे। लोग हुटू का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि आखिर इस भड़वे ने कुछ दोस्त बना ही लिए, लेकिन हुटू ने उन्हें इग्नोर किया और ईफन को और पफ्स दिए। जब दूसरे चूजन वंस भी हुटू का मजाक उड़ाते रहे तो ईफन ने उन्हें डराकर भगा दिया और धमकी दी कि अगर उन्होंने ये बंद नहीं किया तो उनके केले काट देगा। हुटू ने फिर से उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन ईफन ने बोला कि दोस्तों के लिए इतना तो बनता है, असली दुनिया
दुनिया में भी दिन भर उसके साथ बातें करने के बाद हुतू छुपकर उसका पीछा करता रहा और तब उसने अपनी असली पहचान दिखाई। वो असल में एक लड़की थी और उसका नाम माया था। रात को जब जीरोम अपने फेवरेट आइसक्रीम पफ्स खा रहा था, इफेन ने अपना कंप्यूटर चेक किया और देखा कि उसके कॉमिक पर 10,000 से भी ज्यादा सब्सक्रिप्शंस आ चुकी हैं। ये देखकर वो इतना खुश हुआ कि उसने माया को लंच पर ले जाने का ऑफर दिया, लेकिन तभी उसे पता चला कि माया का पेट ब्लू कहीं खो गया है। अगले दिन जब वो उसे ढूंढने निकला तो गलती से माया से टकरा गया। माया चाहती थी कि वो अपनी असली पहचान उसे बता दे, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए ईफन बिना किसी शक में ब्लू की तलाश में लग गया। ईफन चलकर एक एक्टर के पास पहुंच गया जो पहले किनो के साथ काम कर चुका था। उसने सोचा कि शायद वही हुटू है, लेकिन तभी माया ने उससे बात की और उसे समझ आया कि असली में वो माया ही थी। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी, तो ईफन ने उसे पूछा कि वो अपने दूसरे फॉर्म में वॉइस चेंजर का क्यों यूज करती है। तब उसने बताया कि जब वो एक चूजन वन बनी तो उसने दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसका दूसरा रूप एक टाइगर है तो लोग एक लड़की की आवाज वाले जानवर को देखकर अजीब महसूस करते हैं, इसीलिए उसने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक बेंच पर बैठे हुए ईफन ने उसके बनाए हुए पप्स खाए और उसे कहा कि वो दोनों ही फॉर्म्स में बहुत प्यारी लगती है। इस बात पर माया ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर उसे अपने पेट ब्लू की एक तस्वीर दिखाई। उसने बताया कि उसने ब्लू को तब पाया था जब मिंगशन यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिकल साइट में धमाका हो गया था। अचानक उन्होंने पास के एक पिलर से जोर जोर से खड़खड़ाहट की आवाजें सुनी। माया ने ईफन से कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आवाजें उन लाखों डीमंस की थी जो पिलर के नीचे कैद थे। लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगी। असल में पिलर के अंदर वो थर्की बंदा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था ईफन के तलवार पर, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया और एक भयंकर डीमन समन हो जाता है। पिलर के आसपास के लोग डर कर भाग गए, लेकिन ईफन बिना सोचे समझे उस डीमन की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी उसे याद आया कि उसके पास तो उसकी एक्सकेलिबर ही नहीं थी। अटैक को डॉज करने के बाद वो दोनों डीमन से दूर भागने लगे। तभी उसके नजर एक थैले में अपनी तलवार पर पड़ी, तो उसने तुरंत उसे उठाया और जीरोम को माया की तरफ फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार से अटैक किया, उसका पूरा शरीर एकदम से जम गया और डीमन ने उस पर हमला कर दिया। जब माया उसे उठने में मदद कर रही थी, डीमन ने एक्सकेलिबर उसके पीठ में मार दिया। जैसे ही वो जमीन पर गिर रहा था, उसने माया से कहा कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन माया उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस लड़के ने उसकी सुरक्षा के लिए बार बार अपनी जान दांव पर लगाई थी। जब डीमन ने दोबारा अटैक किया तो माया ने अपनी दूसरे फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया और उसे लड़ने लगी। लेकिन जितनी बार भी उसने अपने हथियार से अटैक किया, वो डीमन के अंदर से निकल गया, क्योंकि वो सिर्फ अंधेरे का बना हुआ था। ये देखकर कि नॉर्मल अटैक्स काम नहीं कर रहे थे, उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर जोर से मारी और अपना अल्टीमेट अटैक इस्तेमाल किया। एक भयानक आग के देवता को बुलाया जो डीमन को तहस महस करने लगा। इसके बाद उसका पेट ब्लू झाड़ियों के बीच से बाहर निकला। उसी समय जो बंदा ईफन के तलवार चुरा कर ले गया था, वो लुवेंग के कमरे में था। असल में वो दोनों भाई थे और लुवेंग ने बताया कि उसका बेकार भाई ईफन की तलवार और उस पुरानी ग्रीन लाइट वाली तलवार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो मिंगशन यूनिवर्सिटी के नीचे मिली थी। लेकिन जब उसका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया तो उस तलवार से एक ब्लैक कलर का डीमन बाहर आ गया। जब लुवेंग ने उसे पनिशमेंट दी तो वो शिकायत करने लगा, लेकिन लुवेंग ने उसे कहा कि उसने जो जो कांड किया है उसके बदले तो ये पनिशमेंट बहुत कम है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में ईफन ने अपने फादर का सपना देखा। उसे लगा कि ये अभी भी एक सपना ही है, तो वो खिड़की से बाहर कूदने वाला था ताकि अपने फादर को जाने से रोक सके। लेकिन लास्ट मोमेंट पे माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया को लगा कि वो अपनी जान खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईफन ने बताया कि वो लोग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही है। इसके बावजूद डॉक्टर ने उसे बेड पर बांध दिया। तभी ईफन को ये समझ आया कि ये डॉक्टर वही औरत थी जिसे वो इतने समय से खाना डिलीवर कर रहा था। ईफन के दिमाग को काफी चोट पहुंची थी और ये पता चलता है कि किसी ने उसके रूम में रखी कैंडीज पर एक ऐसा चीज लगा दिया था जो उसके ब्रेन के सिग्नल्स को कमजोर कर रहा था। डॉक्टर ने फिर उस टीम के बारे में बात की जो ईफन ने डीमंस को खत्म करने के लिए बना रहा था, और उसने पूछा कि क्या वो भी उसके टीम का हिस्सा बन सकती है। लेकिन ईफन ने उसे मना कर दिया और कहा कि वो बहुत कमजोर है। ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में आ गई और जाने से पहले माया को कहा कि वो ईफन का ध्यान रखे। जब माया रूम के बाहर आई तो उसने डॉक्टर को ये कहते हुए सुना कि ईफन के दिमाग पर इतना ज्यादा असर हो चुका है कि उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। ये सुनकर माया ने ईफन से पूछा कि क्या उसकी कोई अधूरी इच्छा है। जब उसे पता चला कि ईफन चाहता है कि किन्मो उसकी टीम ज्वाइन करे, तो उसने तुरंत किन्मो को उसके हालत के बारे में बताया और उसे रिक्वेस्ट की कि वो एक बार उससे मिलने आए, क्योंकि ये ईफन की अंतिम इच्छा थी। जब ईफन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टर ने उसके लिए एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की लुवेंग के जगह पर। ईफन ने मजाक में सोचा कि उसे और ज्यादा पेशेंट की तरह रहना चाहिए था। सबने मिलकर खाना खाया और वाइन पीने लगे, लेकिन सबको तब हैरानी हुई जब किन्मो भी उससे मिलने के लिए आ गई। ईफन उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। डॉक्टर ने माया की तारीफ की कि उसने ईफन के लिए कितनी मेहनत की। सबके साथ पार्टी करने के बाद ईफन ने अपनी डीमन स्लेइंग टीम का एक अजीब सा नाम रख दिया जो लुवेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन डॉक्टर ने उस नाम की तारीफ की। तभी ईफन ने उसे याद दिलाया कि वो अब भी उसे अपनी टीम में शामिल नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीती है। डॉक्टर सोफे पर गिर गई और किन्मो उठकर जाने लगे। तभी ईफन ने उसे रोका, लेकिन किन्मो ने कहा कि वो उसकी टीम का हिस्सा नहीं है। उसने सिर्फ माया के कहने पर आने का फैसला किया था।
क्योंकि ईफन के पास सिर्फ 1 महीना बचा था और ये उसकी अंतिम इच्छा थी। माया ने अब तक ईफन को इसके बारे में नहीं बताया था। जब ईफन को फाइनली पता चला कि उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है तो उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो चुपचाप अपने अपार्टमेंट चला गया जीरोम के साथ। वहाँ वो खिड़की पर बैठा था और उसका पेट उसके गोद में सो रहा था। ईफन ने कहा कि उसके पास अभी करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वो अभी मरना नहीं चाहता, लेकिन उसे ये भी पता था कि मौत से बचना मुमकिन नहीं है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी बची हुई जिंदगी को डीमंस को खत्म करने में लगाएगा, ताकि दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके और उसके दिल में कोई पछतावा ना रहे। लेकिन जितना भी वो स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर ले, अंदर से वो काफी टूट चुका था और रोता रहा। जब जीरोम आखिरकार होश में आया और उसे पता चला कि ईफन मरने वाला है तो वो हंसी से पागल हो गया। उसने मजाक उड़ाया जैसे वो कब से ईफन की मौत का इंतजार कर रहा हो। जैसे ये सभी काफी नहीं था, जीरोम उछलने कूदने लगा और मजे लेने लगा। ईफन को लगा कि शायद वो नशा करके आया है, लेकिन तभी जीरोम ने एक किताब उठाई और उसके चेहरे पर मार दी। फिर उसने कहा कि अगर वो एंशिएंट सील ना टूटा होता और उसकी सारी शक्ति उसे छीन ना गई होती तो उसे कभी भी ईफन जैसे निकम्मे इंसान के साथ फंसे रहना नहीं पड़ता। उसने कहा कि ईफन में कोई टैलेंट नहीं है और ना ही उसके पास एक ढंग का दिमाग है। जीरोम का मानना था कि ईफन को रिफ्ट में अपनी जान कुर्बान कर देनी चाहिए, ताकि अपनी बेकार जिंदगी से कम एक अच्छा काम तो कर सके। उसने अपनी शक्ति एक्सकैलिबर में डाल दी ताकि डीमंस उसकी तरफ खींच आए, लेकिन ईफन इन सभी डीमन अटैक्स के बावजूद भी बच गया। अगर जीरोम और ब्लू के पास अब भी उनकी पुरानी शक्तियाँ होती तो वो आसानी से उस डैमेज सील को रिपेयर कर सकते थे। जब ईफन को आखिरकार जीरोम के किए गए सभी चीजों के बारे में पता चला तो वो अपने होश खो बैठा। जीरोम ने कभी उसे अपना दोस्त नहीं माना, चाहे ईफन ने उसे एक घर दिया हो, अपना खाना उसके साथ बनाता हो और इसके लिए बेहतर जिंदगी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की हो। तो ईफन ने उसे सीधा सवाल किया कि आखिर वो अब भी इतना परेशान क्यों है, लेकिन जीरोम ने कोई जवाब नहीं दिया और टेबल से नीचे उतर गया ताकि मिट्टी वाले गमले में वो अपना काम कर सके। लेकिन ईफन ने गमला हटा दिया और उसे मजबूरी में एक प्लास्टिक बैग में अपना काम करना पड़ा। बाद में जब जीरोम नहा रहा था तो ईफन बार बार पानी ऑन ऑफ करके उसे परेशान कर रहा था। उसी रात जब जीरोम सो रहा था तो ईफन एक जोरदार हॉर्न बजाकर उसे जगाता रहा। हर बार जब जीरोम ने नींद लेने की कोशिश की, ईफन ने फिर से हॉर्न बजा दिया। उसने सिर्फ उसे तंग करने के लिए पूरी रात ये किया, लेकिन इस चक्कर में उसने पूरे आस पड़ोस के लोगों की भी नींद उड़ा दी, जिसमें लुएंग भी शामिल था। अगले सुबह माया उसे देखने आई, लेकिन जब उसने ईफन को अजीब तरीके से बिहेव करते देखा और ये भी देखा कि जीरोम भी उसकी वजह से अब पागल होने के हालात पे है, तो उसे लगा कि शायद 1 महीने में मरने का ट्रॉमा उसके दिमाग पर असर कर रहा है। पिछली रात जब ईफन लुएंग की जगह से चला गया तब किन्मो ने जबरदस्ती उस डॉक्टर जिसका नाम इका है और जो नशे में था उससे सच उगलवा लिया। तभी सबको पता चला कि ईफन मर नहीं रहा था। इका असल में किसी दूसरे पेशेंट के बारे में बात कर रही थी जिसका नाम भी ईफन था, लेकिन उसका मानना था कि ईफन के साथ अब भी काफी प्रॉब्लम्स है। उसने ईफन का पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन किया था और ये पता लगाया कि उसका माना पुल बहुत ही लो था। इसका मतलब ये था कि जो कैपेबिलिटी उसने डीमन से लड़ते वक्त दिखाई वो एकदम रहस्यमय थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। फिर भी इकाई को शक था कि उस पर किसी चीज का पोजीशन है, क्योंकि कभी कभी एक्सकैलिबर अजीब तरीके से रिएक्ट करता था। ईफन के अपार्टमेंट में माया ने उसे बताया कि उसकी जिंदगी खतरे में नहीं है। तभी ईफन को याद आया कि माया कल भी उसे यही कहने आई थी, लेकिन उस वक्त वो अपनी मौत की खबर सुन के इतना ज्यादा शौक था कि उसने उसकी बात ध्यान से सुनी ही नहीं। जब उसे ये फाइनली समझ आया कि वो सच में मरने वाला नहीं है तो वो फिर से एक पागल जैसे बिहेव करने लगा। फिर उसने माया का शुक्रिया अदा किया जो भी उसने ईफन के लिए किया था। माया ने ईफन से एक फेवर मांगा और कहा कि वो कुछ टाइम के लिए जा रही है क्योंकि उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसने चाहा कि ईफन थोड़ी देर के लिए ब्लू का ध्यान रखे। जब ईफन ने ये बात मान ली तो माया ने उसका शुक्रिया अदा किया कि हर बार जब भी उसे जरूरत होती है ईफन उसकी मदद करता है, लेकिन उसका मानना था कि जब वो दोनों एक टीम का हिस्सा ही है तो ये तो एक नॉर्मल बात है। इसी बीच जीरोम ब्लू के करीब आने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सदियों पहले वो दोनों एक दूसरे के साथी थे, लेकिन ब्लू ने बिना किसी हेजिटेशन के उसके गंदे चेहरे पर मुक्का मार दिया। जीरोम ने देखने की कोशिश की कि क्या ब्लू के पास अब भी डिवाइन पावर्स है या नहीं, लेकिन जैसे ही ईफन ने ब्लू को उठाया उसने तुरंत उसका हाथ काट लिया। तभी जीरोम को समझ आया कि ब्लू अपनी यादें खो चुका है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। फिर जीरोम ने अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा क्यूट बनने की कोशिश की, लेकिन ईफन ने बिना कोई झिझक के उसे घर से निकाल दिया। उसके साथ साथ उसका सारा सामान भी बाहर फेंक दिया क्योंकि अब ईफन उसे एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं समझता और इस पे भरोसा नहीं कर सकता था। जीरोम ने दरवाजा नॉक करके खंडों तक अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो आखिरकार उसने खिड़की के रास्ते अंदर घुसने का तरीका ढूंढ लिया। जैसे ही वो अंदर घुसा उसने ईफन के चेहरे पर जोर से मारा। उसके बाद वो उसकी पीठ पर उछलने लगा और ये देखकर ब्लू को लगा कि शायद ये एक गेम है, तो वो भी जंप करने लगा और दोनों मिलकर ईफन के शरीर को एक ट्रैम्पोलिन की तरह यूज करने लगे। इसके बाद जीरोम ने ईफन से कहा कि उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, या तो वो सील को रिस्टोर करे और ब्लू को ठीक करे, या फिर रिफ्ट में अपनी जान कुर्बान करके सील को दूसरे तरीके से रिपेयर करे। लेकिन ईफन ने दोनों ही ऑप्शंस को मना कर दिया और धमकाने लगा कि अगर जीरोम ने सच नहीं बताया तो वो उसकी जिंदगी को जीते जी नरक बना देगा। आखिरकार जीरोम को सब कुछ बताना पड़ा। उसने बताया कि 3
अलग अलग दुनियाओं के बीच जो सील बने थे वो पुराने समय के 5 महान सीजेस ने मिलकर बनाए थे ताकि डीमन किंग को रोका जा सके। उन्होंने सील की चाबी को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ दिया था ताकि कोई भी उसे खोल ना सके। जेरोम और ब्लू असल में इस सील के रक्षक थे और जब भी अनस्टेबल एनर्जी की वजह से इम्बैलेंस होता था तो वो अपनी शक्तियों से बिना किसी दिक्कत के उसे रिपेयर कर देते थे। लेकिन 1000 साल पहले जो उस चाबी के टुकड़े थे वो धीरे धीरे अपनी असली शक्ल लेने लगे और 500 सालों के अंदर व्हाइट कोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसके सभी टुकड़ों को ढूंढ निकाला। इसी बीच लुएंग मिंगशन यूनिवर्सिटी के नीचे छुपी उस पुराने शहर के खंडरों में जाता है जहाँ उसने देखा कि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसने तुरंत अपने मेंटर को कॉल किया और ये जानने की कोशिश की कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके मेंटर ने बताया कि ये उसी का दिया हुआ ऑर्डर था। लुएंग ने कहा कि वो वहाँ हो रही एक्सप्लोशंस की वजह जानना चाहता है, लेकिन उसके मेंटर के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाइट कोस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस जगह पर अपना कुछ काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें उस पुराने शहर के राज जल्दी जल्दी खोलने की जरूरत थी। 500 साल पहले जीरोम, ब्लू और कुछ चूजन वंस ने मिलकर व्हाइट कोस्ट को सील को तोड़ने से रोका था, लेकिन भले ही वो आखिर में जीत गए थे, इस लड़ाई में उन्होंने काफी कुछ खो दिया था और हजारों लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि उन एक्सप्लोशंस का कुछ लेना देना जीरोम से भी था, लेकिन जब ईफिन ने उसे इसके बारे में पूछा तो उसने बताने से साफ मना कर दिया। अचानक ईफिन की एक्सकेलिबर ने अपने आप ब्लू पर अटैक कर दिया। ईफिन ने उस छोटी सी क्रिएचर को बचाने की कोशिश की और जोर लगाकर तलवार को रोका, लेकिन इसी बीच ब्लू ने उसे एक जोर का झटका दिया जिससे वो बेहोश हो गया। जब ईफिन होश में नहीं था तो जीरोम ने सोचा कि ये मौका सही है उसकी जान को खत्म करने का, लेकिन जैसे ही उसे वो सब याद आया जो ईफिन ने उसके लिए किया था, उसने अपना इरादा बदल लिया और उसे कील करने का फैसला किया। तभी उसे ये पता चला कि ईफिन के शरीर के अंदर एक सील लगी हुई है जो उसकी असली शक्तियों को यूज करने से रोक रही है। बेहोशी में ईफिन एक सपना देखने लगा कि अगर उसकी सारी शक्तियां अनलॉक हो गई तो क्या होगा। उसे लगा कि वो किस्मत का फरिश्ता है जो एक भयंकर पावर्स के साथ पैदा हुआ है, लेकिन जब उसने जीरोम से पूछा कि क्या वो इस सील को तोड़ सकता है तो उसे पता चला कि जीरो को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब ईफिन ने जीरोम को ऑफर दिया कि अगर वो उसे सब कुछ बताएगा तो वो उसकी सारी गलतियां माफ कर देगा, तो जीरोम ने उसे बताया कि उसके शरीर के अंदर जो सील है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। अगर ईफिन ऐसे ही डीमन से लड़ता रहा तो एक दिन वो सील खुद ब खुद टूट जाएगी। दूसरी तरफ ईफिन को लगा कि उसकी नई कहानी एक अच्छा इंस्पिरेशन हो सकती है उसके नए कॉमिक्स के लिए। उसी वक्त लुएंग अपने मेंटर के साथ पुराने शहर के राज पर बात कर रहा था। रात के समय जब ईफिन अपने कॉमिक्स पर बहुत ध्यान के साथ काम कर रहा था, तभी व्हाइट कोस्ट के मेंबर्स ने अपने पावर्स का यूज करके एक भयंकर टॉर्नेडो समन किया जो पूरे शहर को बर्बाद करने की हालत पे था। जब ब्लू ने ईफिन के अपार्टमेंट की खिड़की खोली तो वो और जीरोम दोनों तेज हवा के कारण बाहर उड़ने वाले थे, लेकिन ईफिन ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और खिड़की बंद कर दी। जब उसने टीवी देखा तो एक मशहूर कॉमिक बुक आर्टिस्ट उसके काम की तारीफ कर रहा था। ईफिन ये देखकर इतना खुश हो गया कि वो खुशी से नाचने लगा क्योंकि उसका फेवरेट आर्टिस्ट उसके काम को नोटिस कर रहा था। इसके बाद लुओ ने उसे कॉल किया और उसे कोलैबोरेट करने के लिए बोला ताकि उसके कॉमिक्स का एक टीवी एडेप्टेशन बनाया जा सके। ईफिन के पास टाइम वेस्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए तुरंत बाहर निकल गया, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा है और उसके बिल्कुल सामने ही एक और आदमी नीचे गिर गया। वो तुरंत एक गली के अंदर गया ताकि पता लगा सके कि क्या हो रहा है। वहाँ उसने किन्मो को देखा जो आम लोगों को एक एक करके गिरा रहे थे। वो जानना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे और अगर वो कोई क्राइम कर रही थी तो वो उसके लिए झूठ बोलने से इनकार कर देता है, पर उसने कहा कि कोर्ट को इन्फॉर्म कर दे कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और फिर वहाँ से चली जाती है। जिन लोगों को उसने हराया था वो फिर से सो गए, लेकिन एक रहस्यमय चूजन वन आया और ईफिन को बचा लिया। उसने सबको बेलों से बांध दिया और लुए के मेंटर को पूरी सिचुएशन के बारे में बता दिया। तब उन्हें समझ आया कि शहर के लोग बेहोश हो चुके हैं और गहरी कोमा में चले गए हैं। साथ ही उनका ये भी मानना था कि ये तूफान शायद से उन डीमंस की वजह से आया है जो असली दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब बाकी चूजन वंस लोगों का ध्यान रख रहे थे तब ईफिन एंटरटेनमेंट बिल्डिंग गया और तुरंत लुओ के दिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। उसे अच्छी खासी रकम ऑफर की गई थी जिससे वो अपना कर्जा चुका सकता था। फिर दोनों ने उसके आने वाले कॉमिक्स की कहानी के बारे में बात की। लुओ ने कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के अलग अलग तरीके सजेस्ट किए और ईफिन को उसकी कहानी में काफी गलतियां दिखी, इसलिए उसने कहा कि वो पूरी कॉमिक को अपने तरीके से ही हैंडल करेगा। जब वो बाहर आया तो रास्ते के बीच डांस करने लगा, ये सोचकर कि अब वो कितना सक्सेसफुल होने वाला है। जब किन्मो वहाँ आई तो उसने ईफिन पर पानी डाल दिया और ईफिन ने उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहा। अचानक उन्हें एक अलर्ट मिला कि टाइम और स्पेस में एक बहुत बड़ा हलचल हो रहा है और एक रिफ्ट खुलने वाली है। क्योंकि ईफिन की साइकिल टूटी हुई थी इसलिए वो किन्मो की बाइक पर बैठ गया और दोनों किनारे की तरफ निकल पड़े। ईफिन को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किन्मो महसूस कर सकती थी कि उस जगह में एक एन्चेंटमेंट है। अचानक वहाँ बहुत सारे लोग आ गए जिनके माइंड को कंट्रोल किया गया था। जब किन्मो बिना किसी हेजिटेशन के उन्हें मार रही थी तब ईफिन हेजिटेट कर रहा था और उनके बीच फंस गया। जब किन्मो ने देखा कि ईफिन को लोग गला दबाकर मारने वाले हैं तो उसने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन लोगों ने उसे रोक दिया। मजबूर होकर उसे अपनी डीमन स्लेइंग फॉर्म को एक्टिवेट करने
पड़े जिससे वो उन सबको हरा देते हैं और ईफन को बचा लेती है। अचानक एक 7 स्टार कैलामिटी रैंक डीमन सामने आया और वो ईफन के टुकड़े टुकड़े करने वाला था, पर तभी लुएंग वहाँ पहुँच गया और एक वाटर कैनन से उस डीमन को दूर फेंक दिया। ईफन अपने प्यारे टीम को एक साथ देखकर खुश हो जाता है और जैसे ही वो उनकी तरफ भागकर उन्हें गले लगाने जा रहा था, डीमन फिर से सामने आ गया। तभी लुएंग ने रिवील किया कि ये डीमन रीफ तोड़कर असली दुनिया में आया है। किन्मो बिना किसी हेजिटेशन के डीमन की तरफ दौड़ पड़े और जब ईफन ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया तो लुएंग ने भी बैटल ज्वाइन करने का फैसला किया। सबने मिलकर अपना अल्टीमेट अटैक लॉन्च किया, लेकिन डीमन ने उसे आसानी से ब्लॉक कर दिया और उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो डीमन उनके सामने एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा था और जैसे ही ईफन ने उस पर अटैक किया, उसने ईफन को जोर से दूर फेंक दिया। किन्मो और लुएंग ने उस पे माना कैनन्स फायर किए, लेकिन डीमन ने अपने मुंह से निकलने वाली साउंड वेव से उन्हें रोक दिया। उन्हीं साउंड वेव्स की वजह से बेहोश पड़े हुए इंसान वे एक्टिवेट हो गए और वो तीनों भी बचने की कोशिश करने लगे क्योंकि वो इंसान उन्हें जिंदा खाने की कोशिश कर रहे थे। किन्मो टेंशन में आ गए क्योंकि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो इंसान थकान से मर जाएंगे। लुएंग को लगा कि उन्हें कोर्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए और इसी वक्त एक मास्क पहने हुए औरत ने लुएंग के मेंटर को बताया कि शहर में कोई रिफ्ट नहीं खुली है और ना ही कोई डीमन के हमले का सिग्नल मिला है। लुएंग के फोन में सिग्नल नहीं था तो ईफन ने उसे कहा कि वो कोर्ट को इन्फॉर्म करने चले जाए, जबकि वो और किन्मो डीमन से लड़ेंगे। पर असल में ये सिर्फ एक बहाना था ताकि वो किन्मो के साथ अकेले रह सके। जब लुएंग वहाँ से चला गया तभी उसकी तलवार फिर से अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी। उसके बाद डीमन ने एक पावरफुल ग्राउंड अटैक किया जिसे वो दोनों दूर जा गिरे। किन्मो ने उठते ही उस धूल के बादल का फायदा उठाया और उस कैलामिटी रैंक डीमन को हेवनली माना पिलर से ट्रैप कर दिया। जैसे डीमन निकलने की कोशिश कर रहा था, किन्मो ने पिलर्स को एक्सप्लोड कर दिया और एक भारी आग जल उठी, लेकिन डीमन को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने हाथ से आग को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर एक भयंकर अटैक किन्मो की तरफ छोड़ दिया। वो अटैक इतना तेज था कि किन्मो के पास बचने का वक्त ही नहीं था, इसलिए ईफन ने खुद को खतरे में डाल दिया और उसे धक्का देकर हटा दिया। उसे लगा कि वो अपनी चोटों की वजह से मर जाएगा और उसका सिर्फ एक पछतावा था कि उसे कभी किन्मो के साथ टीम अप करने का मौका नहीं मिला। पर किन्मो ने उसे डांट कर कहा कि बकवास बंद करे और अपनी ताकत बचाए। इसी बीच लुएंग वापस आया और अपने डिवाइन स्पीयर का इस्तेमाल करके कुछ देर के लिए डीमन को नीचे गिरा दिया। जब किन्मो ने उससे पूछा कि मदद के लिए लोग कब आएंगे तो उसने बताया कि उसका उनसे मिलने का कोई मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो इस जगह के बैरियर से बाहर निकल ही नहीं पाया। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, डीमन से लड़ना। किन्मो तुरंत उठ गई और लुएंग के साथ मिलकर डीमन पर एक कॉम्बो अटैक लॉन्च कर दिया। इसी वक्त वो मास्क वाली औरत ने रिवील किया कि बे एरिया एक स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड से घिरा हुआ है और इसका कनेक्शन एक डीमन से है। बे एरिया में डीमन किन्मो का पीछा कर रहा था और अपने साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा तेज होने के कारण उसने किन्मो को जमीन पर जोर से पटक दिया। जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, किन्मो ने अपने बचाव के लिए डिफेंसिव माना स्पाइक्स बना दिए और लुएंग ने अपने वाटर कैनन से डीमन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोनों एक बार फिर डीमन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े और एक साथ वाटर कैनन और माना बॉम्ब से अटैक किया, लेकिन डीमन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने दोनों को जोर से मुक्का मारकर दूर फेंक दिया। किन्मो के शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी और जब डीमन ने देखा कि वो बिना किसी डिफेंस के जमीन पर पड़ी है तो उसने मजाक मजाक में उसके सिर से खेलना शुरू कर दिया और मस्ती करते हुए नाचने लगा। इस सैड मोमेंट को देखकर ईफन घुटनों के बल रेत पर खिसता हुआ डीमन की तरफ बढ़ता है। उसने किसी तरह अपने अंदर से निकलने वाले एक नए शक्ति का इस्तेमाल करते हुए डीमन के अटैक को रोक दिया और उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन तभी उसके तलवार एक बार फिर अपनी मर्जी चलाने लगी। फिर भी इस बार ईफन ने कुछ वक्त के लिए उसे कंट्रोल कर लिया और डीमन की तरफ दौड़ पड़ा उसके अटैक्स को बचते हुए। वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि काउंटर अटैक कर सके, लेकिन उसका ध्यान एक सेकंड के लिए हटा और डीमन ने उसे जोर से एक क्लिप पर दे मारा। डीमन ने ईफन को पागलों की तरह मुक्के मारे और फिर अपने बड़े हाथ में जकड़ लिया और उसके शरीर के हर एक हड्डियां तोड़ने लगा, जिसके बाद उसने ईफन को दूर फेंक दिया। लेकिन इतनी बुरी चोटों के बावजूद ईफन फिर से उठ गया और डीमन की तरफ भागने लगा क्योंकि उसका मानना था कि एक चूजन वन कभी भी हार नहीं मानता। उसके इस हिम्मत को देखकर किन्मो भी उठ गई और डीमन के पैर के नीचे ईफन को कुचलने से बचा लिया। दोनों मिलकर डीमन पर लगातार अटैक्स करने लगे और कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ते रहे। आखिरकार ईफन ने डीमन के कोर पर अटैक कर दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसे लगा कि कोर को डिस्ट्रॉय करना ही उनके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, इसीलिए किन्मो ने कहा कि वो डीमन का ध्यान भटकाएगी ताकि ईफन उसके कोर पर आसानी से अटैक कर सके। उसने माना थ्रेड्स का यूज करके उसके एक हाथ को पकड़ लिया और लुएंग ने वाटर कैनन से उसका दूसरा हाथ जमीन पर दबा दिया। आसमान से आने वाले इस पावरफुल हमले के बीच ईफन ने अपना अटैक किया, लेकिन वो अपना अटैक मिस कर गया। किन्मो और लुएंग के स्पेल से डीमन अब भी झगड़ा हुआ था, पर ईफन फिर भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाया। आखिर में डीमन ने उन स्पेल्स को तोड़ दिया और एक बार फिर आजाद हो गया। जब डीमन उन्हें टुकड़े टुकड़े करने वाला था, तभी इकाई ने एक एनर्जी फ्लावर शील्ड बनाकर उन्हें बचा लिया। उसने गुस्से में पूछा कि उन्होंने मदद के आने का इंतजार क्यों नहीं किया। वो शील्ड तीनों ने एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे उनके अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति से डीमन पर अटैक कर सके। जैसे ही वो डीमन की तरफ बढ़ने लगे, डीमन गुस्से में जोर से चीख उठा। किन्मो और लुएंग ने कुछ खोज समन किए जो
डीमन को जंजीरों से जकड़ लेता है। लुएंग ने अपना अल्टीमेट अटैक यूज किया, दो वाटर गॉड सर्पेंट के साथ डीमन पर हमला किया और अपनी तलवार को आग से लपेट लिया। ईफन ने एक लॉन्ग रेंज फायर स्लैश अटैक लॉन्च किया जो सीधा डीमन के कोर पे जा लगा और उसे तहस महस कर दिया। आखिरकार वो लोग डीमन से जीत जाते हैं। जब आसमान से उसके जलते हुए अंगारे गिर रहे थे, ईफन ने डीमन की कोर की तरफ देखा और थकान से बेहोश होकर गिर गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ एक बुरे सपने के कारण वो अचानक जाग गया, जिसमें उसने देखा कि उसे बिजली के झटके लग रहे हैं। दर्द महसूस करते हुए उसने थोड़ी देर के लिए गहरी सांस ली, लेकिन फिर उसने अपना पिछवाड़ा जीरोम को दिखाया। जीरोम ने उसके बॉडी पर एक निशान देखा। तभी किन्मो रूम में आए और जैसे ही उसने ये देखा वो इतनी शॉक्ड हो गई कि तुरंत बाहर भाग गए। लुएंग ने यह सब देखकर अंदर तक गंदा महसूस की। तीनों ने एक स्पेशल डिवाइस का यूज करके माया से बात किया। उसकी तबीयत का हाल पूछने के बाद उन्होंने उसके एग्जाम्स के बारे में भी बात की। इसी वक्त वो मास्क लेडी ने लुएंग के मैटर को डीमन की तस्वीर दिखाई और रिवील किया कि ये एक डेविल जनरल का पालतू था। अब उस जनरल का उनके पीछे आना तो तय था, क्योंकि व्हाइट घोस्ट अब और भी ज्यादा एक्टिव हो रहा था। उसने सजेस्ट किया कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन सभी चूजन वंस को बता देनी चाहिए ताकि वो खुद को तैयार कर सके। लेकिन बूढ़े आदमी का मानना था कि अगर ऐसा किया तो सिर्फ घबराहट फैल जाएगी। तभी एक ड्रैकुला जैसा आदमी सामने आया और उसने इस बात की तरफ इशारा किया कि ईफन एक बहरूपिया हो सकता है जो चूजन वंस के बीच घुस चुका है। उसने कहा कि व्हाइट घोस्ट तभी एक्टिव होने लगे जब से ईफन चूजन वन बना, और हो सकता है कि वो अपने फादर के कदमों पर चल रहा हो, जो अपने जीवन काल में एक व्हाइट घोस्ट का जासूस था। वहीं दूसरी तरफ हमारा थर्की ईफन माया को उनकी लड़ाई के बारे में बताने लगा। उसने कहा कि एक कैलामिटी रैंक डीमन के सामने उनकी बुरी तरह हार हुई थी, लेकिन अंत में इकाई ने सबकी जान बचा ली। माया का कनेक्शन उनसे धीरे धीरे वीक होने लगा, क्योंकि वो नॉर्दर्न कंटिनेंट के बर्फीले पहाड़ों में थे। जब सब अपने बैटल के बारे में बात कर रहे थे, तभी वो ड्रैकुला वाला आदमी वापस आया और ईफन को उठाकर सीधा कोर्ट ले गया। वो जानना चाहता था कि ईफन का फादर कहाँ है। पहले तो ईफन को लगा कि शायद ये आदमी उसका दोस्त हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने उसके चेहरे पर गुस्से भरी शक्ल देखी, उसके दिमाग में यह सवाल आया कि कहीं उसका निकम्मा बाप इस आदमी का पैसे तो नहीं मार गया। लेकिन सच तो यह था कि उसका बाप हर किसी का उधार चुकाने से बहुत दूर था, एक ऐसा कर्ज जो कभी चुकाया नहीं जा सकता था। जब ईफन उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, तो उस गंदे शक्ल वाले आदमी ने उसे एक लाइटनिंग केज में बंद कर दिया। ईफन ने तो साफ कह दिया कि वो टूटा फूटा है भाई, एकदम रोड पे, और अपने बाप का उधार भरने की औकात नहीं रखता। लेकिन उस आदमी को सिर्फ हैक का लोकेशन चाहिए था। उसने गुस्से से पूछा कि ईफन का बाप व्हाइट घोस्ट की मदद क्यों कर रहा था, ताकि डीमंस दुनिया पर हमला कर सके। जब ईफन ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, तो उस आदमी ने बिना कोई नरमी दिखाए उसे बिजली के झटके देना शुरू कर दिए। ईफन की चीखें सुनकर उसने कहा कि जो दर्द ईफन अब महसूस कर रहा है वो उस तकलीफ का एक बूंद भी नहीं है जो उसके बाप ने दुनिया को दी थी। उस आदमी के नजर में ईफन भी एक गद्दार था। इसी वक्त लुएंग अपने मेंटर और अपने ग्रैंडफादर लू से मिला। वहाँ उसे ईफन के फादर के बारे में सब कुछ पता चला, और ये भी कि उसे 20 साल पहले क्यों गिरफ्तार किया गया था। नॉर्दर्न कंटिनेंट के बर्फीले पहाड़ों पर एक एनर्जी फ्लक्चुएशन हादसा हुआ था, जहाँ एक प्लेन जिसमें कई सारे चूजन वंस और डीमन गॉड की सील रखी थी, एक एनर्जी बीम के अटैक का शिकार बन गया था। वो प्लेन घने बर्फ में जा गिरा, जिसमें सभी लोग तुरंत मर गए, और इस हादसे का पूरा इल्जाम हैंक पर लगाया गया। उस दिन से उसे एक व्हाइट घोस्ट का जासूस और इंसानियत का दुश्मन घोषित कर दिया गया। अफवाहों के मुताबिक उसके पास एक की फ्रेगमेंट भी था। वही खड़ूस ड्रैकुला ईफन को लगातार टॉर्चर करता रहा, लेकिन ईफन बार बार कहता रहा कि उसे सच में कुछ नहीं पता। लेकिन वो आदमी उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। तब ईफन ने कहा कि अगर उसे यकीन नहीं है तो जाकर उसके टीममेट से पूछ ले। लेकिन उस आदमी का कहना था कि दुनिया में कोई भी एक गद्दार के बेटे के साथ टीम अप नहीं करेगा। लेकिन लुएंग उस पर पूरी तरह भरोसा करता था। इसी वक्त किन्वो ने गवर्नमेंट ऑफिस में चुपके से घुसने का प्लान बनाया। वो अपने 2 पोकेमॉन्स के साथ अंदर घुसे ताकि उस बेवकूफ को बचा सके। उसने बिना किसी मेहनत के गेट पर खड़े दोनों गार्ड्स को बेहोश कर दिया और बिल्डिंग के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि ईफन मरने के करीब था, क्योंकि उसका टॉर्चर अभी भी जारी था। जब वो आदमी ईफन को मारने ही वाला था, तभी किन्वो ने बिना टाइम वेस्ट किए उस पर अटैक कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन वो खड़ूस ड्रैकुला ने अपने तलवार से उसे पीछे धकेल दिया और उसके खूबसूरत चेहरे पर अटैक किया। जब ईफन के आसपास बनी वो जेल हट गई, तभी जीरोम तुरंत उसे संभालने के लिए आ गया, और ब्लू ने बिना किसी देरी के उस खड़ूस ड्रैकुला की हद से ज्यादा पिटाई कर दी। उसका सर तोड़ने के बाद जब ड्रैकुला उठने ही वाला था, तभी किन्वो ने उसे एक मानव प्रिजन में बंद कर दिया। फिर बिना पीछे देखे वो ईफन को लेकर बिल्डिंग से बाहर निकल गई। लेकिन वो आदमी मानव प्रिजन से आजाद हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। तभी वो मास्क वाली औरत ने उसका अटैक रोक दिया। असल में वो कोर्ट की डॉक्टर थी। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने उसके चेहरे पर लगे मास्क को तोड़ दिया, सबको पता चल गया कि वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर इकाई थी। उस आदमी को हैरानी हुई कि एक इतने बड़े दर्जे की ऑफिसर एक जासूस के बेटे के साथ मिलकर कैसे काम कर सकती है। जब उसने ईफन और किन्मो को वहाँ से निकलने से रोकने की कोशिश की, इकाई ने उसे अपने बेलों से जकड़ दिया। अब ईफन और किन्मो एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे। तभी ईफन ने उसे एक बार फिर टीम अप करने के लिए पूछा। किन्मो ने कहा कि वो हमेशा अकेले काम करती थी, लेकिन ईफन एक खास बंदा था। जब कई और चूजन वंस उन्हें
उन्हें रोकने की कोशिश की, किन्मो ने ईफन को बिल्डिंग से बाहर धकेल दिया और उन सबसे खुद लड़ने लगी। ईफन जमीन पे खून से लटपट पड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उस आदमी के शब्द जो उसके फादर के बारे में कहे गए थे। जिसके बाद लोग उसे एक गद्दार समझने लगे। लोगों ने उस पर अंडे और सड़े हुए सब्जी फेंकना शुरू कर दिए। उस रात ईफन एकदम शांत बैठा रहा, बिना कुछ बोले। जीरोम को उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो कई घंटों से बस एक ही जगह पर बैठा हुआ था। उसने उसे चेयर अप करने की कोशिश की और ये भी कहा कि वो दोबारा कभी भी उसे बल्ली का बकरा नहीं बनाएगा, लेकिन ईफन ने एक भी बार अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। जब उसका फोन बजा तो जीरोम को पता चला कि सिर्फ 3 दिन बाद कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन सुनाएगा, जो ईफन के भविष्य का फैसला करेगा। दुनिया भर के सारे चूजन वंस ये चाह रहे थे कि उस बेवकूफ को बुरी तरह सजा मिले। अगले दिन लुएंग जबरदस्ती अपने दादाजी के सीक्रेट कमरे में घुस गया और उसने कहा कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने दोस्त के साथ खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ ईफन के अपार्टमेंट में जीरोम को पता चला कि उसका निकम्मा मास्टर भाग चुका है। उसने लुएंग को उसका गुड बाय लेटर दिखाया और दोनों मिलकर पूरे शहर में उसकी तलाश करने लगे। इसी दौरान साउदर्न कंटिनेंट के एवेन्यू में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ईफन को तुरंत सजा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन किन्मो उनके सामने आ गई और उनसे पूछने लगा कि क्या उनके पास कोई सबूत है कि ईफन गद्दार है। उसने सबको वो सारी बातें याद दिलाई जब ईफन ने अपनी जान दांव पे लगाकर अपनी टीम को बचाया था। उसने कहा कि हाँ, ईफन दुनिया का सबसे बड़ा पागल हो सकता है, लेकिन वो कभी भी अपने दोस्तों से गद्दारी नहीं करेगा। जब किन्मो सबको ईफन की बेकसूर होने का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, तभी दूसरी तरफ ईफन की लड़ाई एक बंदे से हो गया, जो असल में एक व्हाइट घोस्ट का मेंबर था। ईफन ने उससे एक आर्टिफैक्ट छीन ली जो उस बंदे ने कोर्ट के मेंबर से चुराई थी। इसी बीच जीरोम, ब्लू और लुएंग उस जगह पर पहुंच गए जहां ईफन और उस बंदे की लड़ाई हुई थी। जब उन्होंने उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट किया तो उनके सामने बर्फीले पहाड़ों का एक वीडियो चल गया। अगले दिन लुएंग उस आर्टिफैक्ट को अपने दादाजी के पास ले गया। इकाई के साथ मिलकर उन्होंने ये समझा कि ये आर्टिफैक्ट उन्हीं बर्फीले पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ 20 साल पहले वो प्लेन क्रैश हुआ था। जब लुओ ने अपने पोते लुएंग को वहाँ से जाने के लिए कहा, तब इकाई ने उसे बताया कि ईफन ने एक कोर्ट मेंबर की जान बचाई थी और उसने ये सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो भी एक कोर्ट का मेंबर था। उसका मानना था कि ईफन में एक जासूस बनने की मेंटल कैपेसिटी नहीं है, उसका दिमाग उतना काम ही नहीं करता। उसने लू को उस तूफान के इन्फॉर्मेशन दिखाए और बताया कि ये सब व्हाइट कोस्ट की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ ईफन जीरोम के साथ बर्फीले पहाड़ों पर गया अपने फादर की बेगुनाही साबित करने के लिए। वो इस घने बर्फ में चलते हुए उस प्लेन क्रैश वाले जगह को ढूंढने निकला था, लेकिन इस बर्फीले तूफान ने उसे ढूंढना मुश्किल बना दिया था। जीरोम ने कहा कि उस प्लेन को ढूंढना नामुमकिन है, पर ईफन हार मानने को तैयार नहीं था। जब वो एक पहाड़ के किनारे खड़े होकर सोच रहे थे कि अब क्या करें, तभी नीचे की जमीन एकदम से गिरने लगी और दोनों खाई से नीचे गिर गए। दोनों को लगा कि ये उनका अंत है, लेकिन तभी लुएंग ने अपने वाटर मैजिक से उन्हें बचा लिया और किन्मो ने ईफन को अपने हाथों में पकड़ लिया। लेकिन उसका थड़कीपन इतना ज्यादा बढ़ गया कि किन्मो ने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। माया ने भी उसके सर पर एक जोर का मुक्का मारा उसके इन हवस वाले हरकतों के लिए। सबने उसे डांटा कि वो अकेला क्यों गया, पर ईफन को लगा था कि उसकी टीम टूट चुकी है जब उसे गद्दार माना गया था। लेकिन उनके दोस्तों ने उसे बता दिया कि वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईफन ने कई बार अपनी जान दांव पे लगाकर उनकी रक्षा की थी। ये सुनकर ईफन रोने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके दोस्तों को उसे सच में प्यार था। भले सब लोग बर्फीले जगह पर खड़े थे, लेकिन उन्हें ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि उनके पास माना था, पर क्योंकि ईफन का माना सील हो चुका था इसलिए उसे तेज बुखार हो गया। तब सभी लोग सोचने लगे कि उसके अंदर ये सील क्यों लगाया गया था। माया ने बताया कि जब वो अपने एग्जाम्स के लिए यहाँ आई थी तब उसने बर्फ में एक अजीब से डीमन का स्केलेटन देखा था। जब सभी इस बारे में बात कर रहे थे तभी एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगा। जब बर्फ हट गई तो उन्हें उस क्रैश हुए प्लेन का टूटा फूटा हिस्सा खाई के नीचे दिखाई दिया। इसे देखते ही ईफन की पुरानी यादें धुंधली तरह से वापस आने लगी। उसने महसूस किया कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। तभी उस बंदे ने, जो पहले भी ईफन से लड़ चुका था, उसने एक बड़ी सच्चाई का खुलासा किया कि ईफन सिर्फ यहाँ आया ही नहीं था, बल्कि उसने कुछ ऐसा चीज भी उठा लिया था जो उसकी नहीं थी। ईफन कहता है, अबे इस बंदे को पिछली बार इतना मारा था, मुझे तो लगा ये भाग चुका होगा, लेकिन हम देखते हैं कि व्हाइट कोस्ट के मेंबर्स वहाँ पहले से ही चुप कर बैठे थे ताकि जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पहुँचे वो उनके ऊपर अचानक से हमला करके उनका सफाया कर सके। उस बंदे ने अपने चमचों को कहा कि वो ईफन को पकड़े और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई सबने अपने अपने दुश्मन चुन लिए। किन्मो का सामना उस बंदे से हो गया। उसने अपनी स्पेल का इस्तेमाल करके उस बंदे को दूर पटक दिया, जिस वजह से उसकी हुडी फट गई। जैसे उसका चेहरा दिखाई दिया, किन्मो के होश उड़ गए क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि लुओ था, जिसके साथ वो 5 साल से काम कर रहे थे, लेकिन असल में वो पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन था। जब लुओ ने उसे एक गंदा अनाथ लड़की कहा तो किन्मो ने उसके मुंह पर जोर से मुक्का मार दिया और अपनी माना चेन से उसे दीवार से चकर दिया। और लुओ ने अपना फाइनल अटैक किया। उसने डीमन एम्पेरर को बुलाया जो डीमन गॉड का सबसे वफादार गुलाम था। इकाई ने सबको बचाने के लिए एक बड़ा सा बेलों का दीवार बनाया, पर ईफन और जीरोम को फिर भी एक जोर का अटैक लग गया और वो दोनों दूर जा गिरे। जैसे ही वो बचने की कोशिश कर रहे थे उन्हें दोबारा एक जोर का अटैक लग गया जिसमें जीरोम घायल हो जाता है। अब क्योंकि वो लोग अपने दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे
किन्मो ने सबको गार्जियन देते की आंखें दी ताकि सब कुछ क्लियर दिख सके। पर तभी एक जबरदस्त बिजली की आवाज सुनाई दी। डीमन एम्परर ने आखिरकार अपनी असली शक्ल सबके सामने दिखाई दी। बिना कोई वक्त गवाए सभी लोगों ने अपने सबसे ओवरपावर्ड स्पेल से उस पर हमला किया, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आया। फिर एक ही पल में उसके भयंकर हमलों ने सबको जमीन पर गिरा दिया, सिर्फ ईफन के अलावा। सबको बेकार और कमजोर कहने के बाद डीमन एम्परर ने ईफन पर एक बड़ा सा भाला फेंका। ईफन ने पूरी ताकत लगा दी उस अटैक को रोकने में, पर उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। जब इकाई ने सबको अपनी हीलिंग पावर से ठीक करना शुरू किया, तभी डीमन एम्परर एक झटके में उसके सामने आया और उसे एक पहाड़ पे जोर से दे मारा। इसके बाद उसने सिर्फ कुछ ही पलों में सबको तबाह कर दिया। ईफन को हवा में लटका कर उसने उसे अपना पंचिंग बैग बना लिया। उसके थंडर फिस्ट से उसका बॉडी चिर जाता है और ईफन ने खून उगलना शुरू कर दिया। सभी लोग उसे इस हालत में देखकर टूट जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है, जो मौत के बिल्कुल करीब था। किन्मो ने मजबूरी में डीमन एम्परर की तरफ कदम बढ़ाया, क्योंकि वो ईफन को अकेले मरते हुए नहीं देख सकते थे। लेकिन डीमन एम्परर ने उसे गले से उठा लिया ताकि उसकी जिंदगी वही खत्म कर सके। तभी लुओ ने उसे याद दिलाया कि वो अपने असली मिशन को ना भूले। उसने किन्मो को जोर से एक तरफ फेंक दिया और आसमान में एक विशाल मैजिक सर्कल बनाया ताकि वो ईफन के शरीर से उस चाबी को निकाल सके। ईफन के बॉडी से उसकी सारी माना निकल रही थी और वो एक निराश और बेहाल कंडीशन में पड़ा था। उसने आखिरकार अपनी सभी यादें वापस पा ली और अपने फादर को व्हाइट गोस्ट से उसे बचाने की कोशिश करते हुए याद किया। वो उस प्लेन में था और दुश्मनों को डीमन गॉड की सील की चाबी न मिल सके, इसलिए उसके फादर ने एक जादू से उसे अपने बेटे के शरीर में छुपा दिया था। जैसे स्पेल उसके शरीर से उस चाबी को निकालने लगा, ब्लू ने जीरोंग को जगाया और वो तुरंत डीमन एम्परर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन डीमन एम्परर ने उसे आराम से पकड़ लिया और चाबी ईफन के शरीर से बाहर निकल गई। लेकिन उसने चाबी लुओ को देने की बजाय खुद के पास रख ली। जब लुओ ने इस बात पर गुस्सा किया, ईफन ने डीमन एम्परर पर हमला कर दिया। चाबी निकल जाने की वजह से जो माना उसके शरीर में सील की गई थी, वो पूरी तरह से रिलीज हो गई। वो डीमन एम्परर पर सीधा हमला करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों को बंदी बना लिया गया था। इसलिए सबसे पहले उसने किन्मो को आजाद किया, जीरोंग को उस व्हाइट गोस्ट वाले मेंबर की तरफ फेंक कर जो उस पर खड़ा था। इसके बदले में किन्मो ने बाकी सबको भी आजाद कर दिया। समय के साथ साथ ईफन की ऑरा और भी ज्यादा ताकतवर होती गई, लेकिन फिर भी डीमन एम्परर की शैतानी बिजलियों से वो अंदर से कांप रहा था। डीमन एम्परर उसे पीछे धकेल रहा था और एक के बाद एक तेजी से अटैक कर रहा था। लेकिन अब जब ईफन के असली शक्तियां जाग चुकी थी, वो मुश्किल से उन हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान किन्मो ने लुओ को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया और लू वैंग एक आइस अटैक से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने अपने दुश्मन को हरा दिया। जब बाकी सब ने भी अपने अपने दुश्मनों को हरा दिए थे, तब उन्होंने देखा कि डीमन एम्परर ईफन को बुरी तरह से पीट रहा था। ईफन अपने घुटनों पर गिर जाता है, बिल्कुल लाचार और बेकार महसूस कर रहा था। डीमन एम्परर ने उसे एक ही अटैक में खत्म करने के लिए उस पर एक जोरदार हमला किया, लेकिन आखिरी पल में इकाई ने उसे ब्लू लोटस से बचा लिया। उसने ईफन के शरीर को नई एनर्जी से भर दिया और अब उसकी नई शक्तियों ने उसे डीमन के बराबर बना दिया था। ईफन ने पहली बार डीमन एम्परर पर एक सीधा अटैक किया, जो सच में उस पर असर कर रहा था। डीमन एम्परर को लगा कि हाँ, बाकियों के कंपैरिजन में इस बंदे में थोड़ा दम तो है, लेकिन फिर भी उसे कमजोर समझा। उसका मानना था कि ऐसे कमजोर लोगों का बस एक ही किस्मत होती है, मर जाना। उसने अपनी बिजलियों से ईफन पर एक भयंकर हमला किया, लेकिन ईफन ने लू वैंग की मदद से इस हमले से बचकर डीमन एम्परर पर एक और जबरदस्त अटैक किया। डीमन एम्परर पीछे हटने को मजबूर हो जाता है और यही मौका देखकर किन्मो ने अपने खोस्ट वाले पावर्स का यूज करके उसे जंजीरों से बांध देती है। और हर एनिमे की तरह अपने मेन कैरेक्टर वाला स्पीच पूरा करके ईफन ने अपनी सारी माना एक्सकैलिबर में डाल दी और डीमन एम्परर को बिल्कुल राख में बदल दिया। और अंत में उन्होंने डीमन गॉड की सील की चाबी वापस पा ली। जब साउदर्न कॉन्टिनेंट के लोग ईफन को गद्दार घोषित करने का इंतजार कर रहे थे, तभी लू वैंग के दादाजी अपने सैनिकों के साथ वहां आ गया। जब ईफन अपने साथियों के साथ सामने आया, तो उसका चलना एक सच्चे बैडएस कैरेक्टर जैसा लग रहा था। सभी लोग हैरान थे कि क्या वो सच में एक गद्दार है, क्योंकि उसका पूरा शरीर छोटों से भरा था जो उसने डीमन एम्परर से लड़ाई करते वक्त झेली थी। तब ग्रैंडपा ने सबके सामने अनाउंस किया कि ईफन और उसकी टीम सच में इंसानियत के महान योद्धा है और किसी भी प्रकार के गद्दार नहीं। कुछ दिनों बाद जब सभी लोग अपने चोटों से उभर रहे थे, ईफन किन्मो से मिलता है और उसे बताता है कि वो अपने फादर को निर्दोष साबित करने के लिए अपना ये तलाश जारी रखेगा। थोड़ी देर में सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और साथ में मिंगशन यूनिवर्सिटी गए। वहाँ उन्होंने एक अनोखी चीज देखी, एक और ऐसा स्केलेटन जो पहले बर्फीले पहाड़ों में मिला था। दोनों स्केलेटन एक जैसे थे और जब माया देख रही थी कि उनके बीच क्या क्या सिमिलरिटीज है, तभी किन्मो ने एक स्केलेटन को छुआ और अचानक ही एक पोर्टल में खींची चली गई। ईफन ने उसे बचाने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुका था और किन्मो टेलीपोर्ट होकर सीधा डीमन वर्ल्ड पहुंच गई। लुओ जो उसके प्रिजन सेल के अंदर था मुस्कुराता है, क्योंकि ये सब उसकी प्लान का एक हिस्सा था, किन्मो को डीमन वर्ल्ड भेजने का। तभी डीमन गॉडेस उसके शरीर के पास आए ताकि उसका इस्तेमाल डीमन गॉड के पुनर्जन्म के लिए किया जा सके। और इसी के साथ यह एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं और इसका कोई भी पार्ट 2 नहीं आएगा, क्योंकि सारा कुछ मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिया है। हाँ, पता है कि एंडिंग थोड़ी सी खराब थी, लेकिन दोस्तों क्या ही कर सकते हैं, अब जो है वही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट्स
कमेंट्स में बताना दोस्तों कि आप लोगों को और कौन सा एनिमेस देखना है, और अगर आपको मैजिकल या फिर हॉरर टाइप के एनिमेस पसंद है तो स्क्रीन पर शो हो रहे उन 2 वीडियोस पे क्लिक करना। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।